अध्याय 41, तृतीय श्रेणी के शिक्षक से लड़ना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। लू मिंग, सावधान रहो। फैंग वू के चेहरे के भाव बदल गए और वो चिल्लाए। युआन लैंग की साधना का स्तर तृतीय श्रेणी के मास्टर तक पहुंच चुका था और प्रथम श्रेणी के मास्टर भी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उसे डर था कि लू मिंग उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। फ्लेम ड्रैगन फिस्ट। लू मिंग ने न तो वार से बचने की कोशिश की और न ही पीछे हटा। इसके बजाय उसने एक जोरदार मुक्का मारा। बूम! लू मिंग की मुट्ठी और युआन लैंग के नुकीले पंजे के टकराते ही ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई। दोनों के शरीर चमक उठे और वे 3 कदम पीछे हट गए। उस प्रहार में दोनों बराबर के थे। तीसरे दर्जे का गुरु वाकई बहुत शक्तिशाली होता है। लू मिंग की आंखें चमक उठी जब उसने मन ही मन सोचा। प्रत्येक स्तर के बीच भारी अंतर होने के कारण मास्टर क्षेत्र को पार करना कठिन था। योद्धा क्षेत्र इसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए, जब लू मिंग 6ठी श्रेणी के योद्धा स्तर पर था, तब 3 दिव्य नारियों से बल पाकर उसकी वास्तविक युद्ध ड्रैगन ची सामान्य आवश्यक ची की तुलना में दोगुनी सघन थी। अपनी परिष्कृत मार्शल आर्ट के अलावा वो 3 स्तर ऊपर उठकर 9वीं श्रेणी के योद्धाओं से युद्ध कर सकता था। हालांकि मास्टर दायरे में यह संभव नहीं था। योद्धा लोक में तीनों दिव्य नारियों की अतिरिक्त शक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। हालांकि स्वामी लोक में ये शक्ति उतनी उपयोगी नहीं प्रतीत होती थी। किसी दैवीय मध्याह्न रेखा का मुख्य कार्य व्यक्ति की प्रत्यक्ष शारीरिक शक्ति के बजाय उसकी प्रतिभा और क्षमता के माध्यम से प्रदर्शित होता था। इसलिए अब जबकि लू मिंग की साधना द्वितीय श्रेणी के मास्टर स्तर पर थी, अपनी मूल ऊर्जा के बल पर वह अधिकतम एक स्तर ऊपर उठकर तृतीय श्रेणी के मास्टर से युद्ध कर सकता था। अपनी परिष्कृत मार्शल आर्ट के बल पर तृतीय श्रेणी के मास्टर को हराना या यहां तक कि मार गिराना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि यदि उसका सामना चतुर्थ श्रेणी के मास्टर से होता तो वह मुश्किल में पड़ जाता। बेशक यह इस धारणा पर आधारित था कि लू मिंग की रक्त वाहिनी में विस्फोट नहीं हुआ था। जब वे दोनों पीछे हटे तो उनके आसपास के लोग चौंक गए। फैंग वू बेहद खुश थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लू मिंग वास्तव में युआन लैंग के साथ बराबरी का मुकाबला कर सकता है। लू मिंग वास्तव में कितना शक्तिशाली है। उसने अपनी शक्ति छिपा रखी होगी, फिर भी बड़ी बहन मुलैन ने मुझे उसकी रक्षा करने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि उसे मेरी रक्षा करनी चाहिए। फैंग वू ने मन ही मन सोचा। वो कुछ हद तक अचंभित थी। एक तरफ यिन काई और बाकी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने लू मिंग के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। वो कहां से आया? उसका साधना स्तर इतना जबरदस्त था। युआन लैंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मानो उसमें हत्या की तीव्र इच्छा जाग उठी हो। वह दहाड़ा, लू मिंग, ये लो 18 बाज के पंजे। झिंग झिंग! युआन लैंग ने अपने हाथों से कमर से कुछ निकाला। पलक झपकते ही उसने धातु के दस्ताने पहन लिए। उसके नुकीले पंजों ने तेजी से और लगातार वार किए। पलक झपकते ही 9 बार प्रहार किया। पंजों के ये 9 हमले लू मिंग के शरीर के 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित थे। एसेंशियल ची द्वारा संचालित नुकीले धातु के दस्ताने हवा को चीरते हुए आगे बढ़े और ऐसा करते समय तीखी सीटी बजाते रहे। यह एक श्रेष्ठ पीले स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक है। अफसोस की बात है कि उसकी साधना में कोई दम नहीं है। वो मुश्किल से तीसरे चरण तक ही पहुंच पाया है। लू मिंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई, फिर उसने अपनी लंबी तलवार म्यान से निकाली और चमकदार तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। झिंग झिंग! जैसे ही लू मिंग ने पलक झपकते ही 12 बार वार किया, तलवार की रोशनी की धारें हवा में तेजी से लहरा उठी। खनक खनक! जब दोनों आकृतियां हवा में एक दूसरे के सामने से गुजरी तो लंबी तलवार और धातु के दस्ताने बार बार टकराए। अंततः उनके अलग होते ही आवाजें अचानक बंद हो गईं। पफट! अचानक युआन लैंग का शरीर कांप उठा और उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। पराजित होने पर उसकी छाती पर एक गहरा घाव हो गया था, जिससे उसकी हड्डी दिखाई दे रही थी। यदि लू मिंग ने उस महत्वपूर्ण क्षण में अपनी शक्ति को नियंत्रित न किया होता तो युआन लैंग की मृत्यु हो गई होती। अब तुम यहां से जा सकते हो। लू मिंग ने युआन लैंग को एक उदासीन नजर से देखा और फिर आगे बढ़ने लगा। क्लैंग क्लैंग! एक एक करके हथियार निकाले गए। इसके बाद सफेद कपड़े पहने एक लड़की चिल्लाई, लू मिंग, हम सीनियर ब्रदर यिन काई के साथ यहाँ इतने सारे लोग हैं। क्या आपको लगता है कि आप जा सकते हैं? यिन काई, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम सब सचमुच हमें रोकने वाले हो? फैंग वू ने नाखुश होकर कहा। यिन काई बिना कुछ बोले उदास निगाहों से लू मिंग को देखता रहा। तुम कोशिश करके मुझे रोकने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाद होने वाले नुकसान को तुम सहन नहीं कर पाओगे।
लू मिंग ने दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों से अपनी तलवार उठाई। उसकी बर्फीली आवाज ने उनके दिलों में अनायास ही सिहरन पैदा कर दी। यिन काय ने लू मिंग को काफी देर तक घूरा। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह अचानक हंस पड़ा। हाँ, ये सब गलतफहमी थी। छोटे भाई लू मिंग, आप वाकई कमाल के हैं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। उम्मीद है कि भविष्य में हम दोस्त बनेंगे। सीनियर सिस्टर फैंग, चलिए। लू मिंग ने यिन काय की ओर देखे बिना ही मुड़कर जाना शुरू कर दिया। लू मिंग, इस बार मुझसे लापरवाही हो गई। अगली बार आज की मेरी इस बेइज्जती की कीमत तुम्हें कई गुना चुकानी पड़ेगी। युआन लैंग की ठंडी आवाज उनके पीछे से सुनाई दी। अगली बार बेहतर होगा कि तुम यही दुआ करो कि अगली बार हो ही ना, लू मिंग ने बेपरवाही से कहा। इसके बाद वो और फैंग वू पहाड़ी जंगल में गायब हो गए। उन दोनों के चले जाने के बाद सफेद कपड़े पहनी लड़की ने यिन काय से पूछा, सीनियर ब्रदर यिन, क्या हम उन्हें यूं ही जाने दे रहे हैं? लू मिंग में जबरदस्त युद्ध क्षमता है। इसके अलावा हमारा मुख्य लक्ष्य अब 500 अंकों के पदक के लिए अन्य 3 हॉलों से मुकाबला करना है। हमें किसी भी तरह की जान नहीं गंवानी चाहिए। ये परीक्षा खत्म होने के बाद मेरे पास उससे निपटने की योजना होगी। मैं उसे पछतावा करवाऊंगा। जैसे ही यिन काय ने उस दिशा की ओर घूरकर देखा जिधर लू मिंग और फैंग वू गए थे, उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। 1000 मीटर दूर, छोटे भाई लू मिंग, यिन काय एक तुच्छ व्यक्ति है। आपने उसका इस तरह अपमान किया है, तो वह आपको इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा, फैंग वू ने कुछ चिंता के साथ कहा। उसे मुझसे पंगा लेने नहीं आना चाहिए, लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। यिन काय जैसे व्यक्ति से उसे जरा भी डर नहीं था। फैंग वू की खूबसूरत आंखें चमक उठी। हालांकि वह लू मिंग को काफी समय से जानती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाई है। उसकी नजर में वह रहस्यमय सा लगता था। लू मिंग, अब तुम आगे क्या करोगे? उसने पूछा। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? मैं 500 अंकों का वह धातु का टुकड़ा खोना नहीं चाहता। लू मिंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फैंग वू ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, क्या तुम इसे खतरे के चंगुल से छीनने की सोच रहे हो? क्यों नहीं? मुस्कुराते हुए लू मिंग 20 मीटर से भी ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। इतनी दूरी से वह यिन काय और बाकी लोगों को देख रहा था। उसका इरादा यिन काय के समूह का पीछा करके उनसे 500 अंकों का धातु का टुकड़ा छीनने का था। यह आदमी तो वाकई दिलचस्प है। फैंग वू ने उसकी तरफ देखा, फिर पेड़ पर चढ़कर शाखा पर बैठ गया। अंधेरा छट गया और क्षितिज पर भोर का प्रकाश दिखाई देने लगा। बहुत दूर यिन काय और बाकी लोगों ने अपनी अलाव बुझा दी थी और वे आधी रात की पहाड़ियों की गहराई में जा रहे थे। लू मिंग और फैंग वू कुछ दूरी से उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने 10 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। उसके बाद यिन काय का समूह एक विशाल पर्वत के नीचे रुका। इस चोटी के नीचे एक विशाल गुफा थी। अंदर घोर अंधेरा था, जो बेहद भयावह था। गुफा के सामने पहले से ही 100 से अधिक लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। व्हाइट टाइगर हॉल और एजियो ड्रैगन हॉल के लोग आ गए हैं, फैंग वू ने लू मिंग से धीरे से कहा। लू मिंग ने सिर हिलाया। लू मिंग, अगर तुम बाद में लड़ाई करो तो कुछ लोगों से तुम्हें सावधान रहना होगा। फैंग वू ने हरे रंग की कढ़ाई वाली आस्तीनों और बैंगनी जेड बेल्ट वाले सफेद वस्त्र पहने एक युवक की ओर इशारा करते हुए कहा। वह दुआनमू जुए है। वो व्हाइट टाइगर हॉल में नए शिष्यों में सबसे बलवान है। इसके बाद उसने हरे वस्त्र पहने एक और युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका नाम हुआंग यू है। वो एजियो ड्रैगन के नए शिष्यों में सबसे निपुण है। लू मिंग ने फिर से धीमी, सहमति भरी आवाज निकाली। फैंग वू ने आंखें घुमाई। वो कुछ ज्यादा ही शांत रहने की कोशिश कर रहा था। ये सभी प्रतिभाशाली छात्र थे जो इस साल के प्रशिक्षु चैंपियन बनने के प्रबल दावेदार थे। अध्याय 42, उत्परिवर्तित काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकली। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। अन्य ढंग से फैंग वू ने हल्के से मुंह फुलाते हुए धीरे से नाक से आवाज निकालना शुरू कर दिया। अचानक लू मिंग उसके कान के पास फुसफुसाते हुए बोली, तुम्हें इतना कुछ कहना है? क्या तुम मेरी इतनी परवाह करती हो? फैंग वू अचानक हुए इस हमले से एकदम घबरा गई और लगभग चीख ही पड़ी। उसका छोटा सा चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने लू मिंग को गुस्से से घूरते हुए कहा, ये क्या बकवास है? तुम्हारी परवाह कौन करता है? अगर मेरी बहन मुलैन का आदेश न होता, अगर तुमने मुझे बचाया न होता, तो मुझे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं होती। ओह, तो बात ऐसी है। लू मिंग ने जीभ चटकाई और दूसरी तरफ देखने लगा। उफ, फैंग वू ने एक हल्की सी आह भरी। फिर भी न जाने क्यों उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ ही देर में एक और समूह आ गया।
ये ओनिक्स टोरटोइस हॉल के प्रशिक्षु थे। चारों हॉल यहीं मौजूद थे। लू मिंग और फैंग वू ने अपनी सांसें थाम ली और सामने की ओर देखते रहे। कुछ देर बाद चारों हॉलों के प्रशिक्षुओं ने एक एक करके चांदी की आंखों वाले खरगोशों को गुफा के प्रवेश द्वार पर रख दिया। फिर वे सभी इधर उधर बिखर गए और पास ही में छिप गए। पूर्व दिशा में 50 से अधिक चांदी जैसी आंखों वाले खरगोश थे। उन सभी चांदी जैसी आंखों वाले खरगोशों के शरीर में नींद लाने वाला पाउडर भरा हुआ था। खरगोशों की गंध से वातावरण में एक अजीब सी महक फैल गई थी। सरसराहट। कुछ देर बाद आधा मीटर ऊंची और 4 मीटर लंबी एक छिपकली बाहर निकली। वह काले शल्कों से ढकी हुई थी। यह एक काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकली थी। फिर भी ये स्पष्ट रूप से एक साधारण काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकली ही थी, जो द्वितीय श्रेणी के द्वितीय स्तर के राक्षसी जीव के समकक्ष थी। यह 9वीं श्रेणी के द्वितीय स्तर की उत्परिवर्तित काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकली नहीं थी। काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकली ने चांदी जैसी आंखों वाले खरगोशों को बाहर निकलते ही देख लिया। वह झटपट आगे बढ़ी और बड़े चाव से एक ही बार में चांदी जैसी आंखों वाले खरगोश को निगल गई। सरसराहट। इसी दौरान एक और काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकली बाहर आ गई। ये भी उत्परिवर्तित काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकली नहीं थी। कुछ ही देर में कुछ काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकलियां एक एक करके बाहर निकली। कुछ ही क्षणों में उन्होंने लगभग 10 चांदी जैसी आंखों वाले खरगोशों को निगल लिया। चारों हॉलों के प्रशिक्षु काफी चिंतित थे। उन्होंने इन चांदी जैसी आंखों वाले खरगोशों को पकड़ने में कई दिन लगा दिए थे। अगर ये साधारण काली पपड़ी वाली छिपकलियां उन्हें खा गईं, तो प्रशिक्षुओं को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल परीक्षण समाप्त होने में केवल 2 दिन बचे थे। उनके पास दोबारा इतने सारे चांदी जैसी आंखों वाले खरगोशों को पकड़ने का समय नहीं था। इसके अलावा उनके पास पर्याप्त मात्रा में नींद लाने वाला पाउडर भी नहीं था। ठीक तभी गर्जन गुफा से एक जोरदार चीख गूंजी। उसके बाद लगातार धड़धड़ाहट की आवाजें आती रहीं और एक विशालकाय जीव बाहर निकला। ये भी एक काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकली थी, लेकिन इसका आकार बाकी छिपकलियों से 10 गुना बड़ा था। इसके अलावा इसकी आंखें लाल थीं। इस काले रंग की छिपकली के गले में लटके एक धातु के टुकड़े पर 2 शब्द खुदे हुए थे, 500। 500 अंकों वाला धातु का सिक्का। सभी की निगाहें उत्साह से चमक रही थीं। गर्जन चांदी जैसी आंखों वाले खरगोशों को देखते ही रूपांतरित काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकली ने जोर से दहाड़ मारी। सरसराहट। अन्य काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकलियां भयभीत प्रतीत हुईं और वे सभी पीछे हट गईं। विकृत काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकली अपने आप आगे बढ़ी और अपने भयानक जबड़े खोले। एक ही झटके में उसने 5 या 6 चांदी जैसी आंखों वाले खरगोशों को निगल लिया। कुछ मिनटों के बाद लगभग 40 चांदी जैसी आंखों वाले खरगोशों को उत्परिवर्तित काले रंग की छिपकली ने निगल लिया। वो एक बार फिर दहाड़ा, फिर मुड़कर धीरे धीरे गुफा में वापस चला गया। सरसराहट। इस समय सामान्य काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकलियां, जिन्होंने सबसे पहले चांदी जैसी आंखों वाले खरगोशों को खाया था, जमीन पर गिरने और गहरी नींद में खर्राटे लेने से पहले थोड़ा लड़खड़ा गईं। चांदी जैसी आंखों वाले खरगोशों के पेट में मौजूद नींद लाने वाला पाउडर अपना असर दिखा रहा था। चारों हॉलों के प्रशिक्षु दवा के असर करने का इंतजार करते हुए गुफा में नहीं दौड़े। उत्परिवर्तित ब्लैक स्कैल्ड मॉनिटर छिपकली को साधारण ब्लैक स्कैल्ड मॉनिटर छिपकलियों की तरह आसानी से नॉकआउट नहीं किया जा सकता है। 10 मिनट बीतने के बाद ही सभी प्रशिक्षु दौड़कर गुफा में घुस गए। कुछ मिनट बाद फैंग वू ने लू मिंग से पूछा, क्या हम भी अंदर जा रहे हैं? मैं अंदर जा रहा हूं, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। लू मिंग ने सिर हिलाया और आगे बताया, अंदर हालात बिगड़ सकते हैं। अगर मैं अकेला रहूंगा तो भागना आसान होगा। उसने अपने होंठ दबा लिए, क्योंकि उसे पता था कि वो सही कह रहा है। ठीक है, तो फिर आपको सावधान रहना होगा, उसने कहा। लू मिंग ने सिर हिलाया और फिर तेजी से गुफा में चला गया। गुफा के बाहर चारों हॉलों के कुछ शिष्य अभी भी मौजूद थे, जिनकी साधना का स्तर उतना ऊंचा नहीं था। फिर भी किसी ने भी लू मिंग को रोकने की हिम्मत नहीं की। चूंकि बाकी प्रशिक्षु भी अंदर थे, तो उसे रोकने की जहमत कौन उठाएगा? लू मिंग बिना किसी परेशानी के गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा में घोर अंधेरा था। हालांकि लू मिंग एक मास्टर स्तर का मार्शल आर्टिस्ट था, जिसकी दृष्टि आम लोगों की तुलना में कहीं बेहतर थी, फिर भी गुफा उसे भी धुंधली और उदास लग रही थी। लू मिंग ने अपनी सांस रोक ली और सावधानी से आगे बढ़ा। हालांकि 100 मीटर के बाद रास्ते में कुछ मोड़ आए। उसने वहां एक काले रंग की छिपकली का शव भी देखा। ये केवल प्रथम स्तर की काली पपड़ी वाली छिपकली थी, इसलिए लू मिंग को इसके रक्त का सार ग्रहण करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए
उसने बस एक रास्ता चुना और आगे बढ़ गया। काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकलियों के इस ठिकाने में रास्ते सभी दिशाओं में फैले हुए थे और जटिल तरीकों से एक दूसरे को काट रहे थे। लू मिंग कुछ 100 मीटर चलने के बाद एक और चौराहे पर पहुंच गया। उसने एक बार फिर बेतरतीब ढंग से एक रास्ता चुना और अंदर की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे कई काले रंग की छिपकली के शव दिखाई दिए। वहां 2 प्रथम श्रेणी और एक द्वितीय श्रेणी की काली पपड़ी वाली छिपकली थी। लू मिंग ने उन्हें नहीं छोड़ा और उनका सारा रक्त पी लिया। चलते चलते उसने रक्तसार का संवर्धन किया। उसकी साधना में तेजी से सुधार हो रहा था। ये स्पष्ट था कि चारों हॉलों के प्रशिक्षुओं की संख्या उनके पक्ष में थी। अपनी पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने प्रशिक्षुओं के किसी भी शव को नहीं देखा। इस प्रकार लू मिंग लगभग 20 मिनट तक आगे बढ़ता रहा और रास्ते में 3 प्रथम श्रेणी और एक द्वितीय श्रेणी की काली पपड़ी वाली छिपकली को खा गया। उसकी साधना सफलतापूर्वक मध्य द्वितीय श्रेणी के मास्टर स्तर तक पहुंच गई। तभी लू मिंग ने आगे की ओर एक धुंधली रोशनी देखी। वो प्रकाश की ओर बढ़ते हुए हल्के कदमों से आगे बढ़ा। प्रकाश के पास पहुंचकर उसने पाया कि वह एक और गुफा का प्रवेश द्वार था जिसकी ऊंचाई एक औसत व्यक्ति की ऊंचाई से कम थी। वह आगे बढ़ा और प्रवेश द्वार से बाहर देखा और आश्चर्यचकित रह गया। इस प्रवेश द्वार के बाहर एक विशाल भूमिगत गुफा थी। ये 100 मीटर से अधिक चौड़ी और दर्जनों मीटर ऊंची थी। गुफा की पत्थर की दीवारों पर हर जगह ऐसी चट्टानें थीं जो हल्की रोशनी से जगमगा रही थीं। ये चमकदार पत्थर के अयस्क थे। यदि इन अयस्कों के चमकदार घटकों को निकाला जाए तो उनसे चमकदार पत्थर बनाए जा सकते हैं जिनका उपयोग रोशनी के लिए किया जा सकता है। चमकदार पत्थर की अयस्कों की रोशनी में लू मिंग ने गुफा के भीतर कई प्रवेश द्वार देखे। इन प्रवेश द्वारों से वो धुंधली सी मानव आकृतियां देख सका। चारों हॉलों से काफी संख्या में लोग इन प्रवेश द्वारों के बाहर घात लगाकर बैठे थे। जहां तक उस प्रवेश द्वार की बात है जिसके बगल में लू मिंग खड़ा था, वो गुफा की सतह से 10 मीटर से अधिक ऊपर था। गुफा के बीचों बीच एक विशालकाय जीव पड़ा हुआ था। यह उत्परिवर्तित काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकली थी। फिलहाल काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकली गहरी नींद में नहीं सोई थी। वो धीरे से गुर्रा रही थी और समय समय पर अपना खून से सना मुंह खोल रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चारों हॉलों के प्रशिक्षुओं ने कोई कदम नहीं उठाया था। वे उत्परिवर्तित काले रंग की छिपकली के सो जाने का इंतजार कर रहे थे। विकृत काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकली 9वीं श्रेणी का द्वितीय स्तर का राक्षसी जीव थी, जो 9वीं श्रेणी के मास्टर के बराबर शक्तिशाली थी। 4थी श्रेणी के मास्टर से नीचे के किसी भी मार्शल आर्टिस्ट की इस पर एक बार भी वार होने पर निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती। समय धीरे धीरे बीतता गया। लगभग 10 मिनट बाद विकृत काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकली की पलकें भारी होने लगीं। वो नींद में डूबने लगी थी, लेकिन अभी पूरी तरह सोई नहीं थी। उत्परिवर्तित काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकली का प्रतिरोध भयावह था। इतने सारे चांदी जैसी आंखों वाले खरगोशों को खाने के बाद भी यह अब तक जीवित रह सकी। स्विश! तभी गुफा के एक प्रवेश द्वार से बिजली की गति से एक आकृति निकली और काले रंग की छिपकली की गर्दन की ओर झपटी। यिन काय! लू मिंग की आंखें चमक उठी। वो आकृति वास्तव में यिन काय की थी। अध्याय 43 अपनी चाल चलना अनुवादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। स्विश! यिन काय अत्यंत फुर्तीला था। उसकी रक्त नलिका 5वें स्तर की थी, जिसे हरित पंखों वाला रात्रिकांक भी कहा जाता है, जो गति में उत्कृष्ट थी। उसने अपनी रक्त नलिका को विस्फोटित कर दिया था और वो बिजली की तरह तेज था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उत्परिवर्तित ब्लैक स्कैल्ड मॉनिटर छिपकली के पूरी तरह से सो जाने से पहले ही हरकत करने का साहस किया। यिन काय की आकृति कुछ पलों में ही प्रकट हुई और वह उत्परिवर्तित काले रंग की छिपकली की गर्दन के नीचे पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर कीमती धातु के टुकड़े को पकड़ा और जोर से खींचा। धातु के टुकड़े को बांधने वाली जंजीर तुरंत टूट गई। गर्जन! अचानक होने वाली उस हरकत से विकृत काली पपड़ी वाली छिपकली और भी उत्तेजित हो गई। उसने गुर्राते हुए अपना विशाल पंजा यिन काय की ओर झपटा। यिन काय का शरीर अचानक चमक उठा और उसने हमले से खुद को बचा लिया। जब उसका वार निशाने से चूक गया तो काली पपड़ी वाली छिपकली को चक्कर आने लगा। धीमी सी गुर्राहट के साथ उसने पीछा नहीं किया। हाँ, ये 500 अंक मेरे हैं। इस साल तो मैं ही अप्रेंटिस चैंपियन बनूंगा। ये देखकर कि काली पपड़ी वाली छिपकली उसका पीछा नहीं कर रही है, यिन काय खुशी से झूम उठा। वो खुशी से खिलखिलाकर हंसने ही वाला था। यिन काय, धातु के टुकड़े को छोड़ दो। इस समय गुफा के चारों ओर के प्रवेश द्वारों से एक के बाद एक व्यक्ति आगे बढ़े। वे चारों हॉलों के विशेषज्ञ थे।
उनमें अन्य 3 हॉलों के शीर्ष विशेषज्ञ दुआनमू जुए, हुआंग यू और शी होंग भी शामिल थे। अब जब मुझे यह मिल गया है तो तुम लोग इसे मुझसे छीनने की योजना बना रहे हो। सपने देखते रहो। यिन काय ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। जैसे ही उसने अपने हाथ हिलाए, हरे पंखों की एक धुंधली सी झलक दिखाई दी। वूश! तेज आंधी चलने लगी। यिन काय 10 मीटर से अधिक ऊंचाई तक हवा में उठा और अपने से काफी ऊपर स्थित एक प्रवेश द्वार की ओर उड़ गया। यिन काय ने पूरी योजना बना रखी थी। अपनी रक्त नलिका की शक्ति का लाभ उठाते हुए वह कीमती धातु का टुकड़ा छीन लेगा, बाकी 3 हॉलों से विशेषज्ञों को बाहर बुलाएगा और फिर उनके सिर से 10 मीटर ऊपर एक प्रवेश द्वार से छलांग लगाकर भाग जाएगा। वे सुरंगें उलझी हुई और जटिल थीं। अगर वो उनमें से किसी एक में भाग जाता तो बाकी लोग उसे ढूंढने की कोशिश करना भूल जाते। उसकी योजना अच्छी थी, फिर भी संयोगवश लू मिंग उसी दिशा में इंतजार कर रहा था। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के लू मिंग नीचे कूदा और यिन काय की ओर अपनी तलवार से वार किया। लू मिंग के अचानक प्रकट होने पर यिन काय चौंक कर चीख उठा और झट से अपनी तलवार निकाल ली। लू मिंग, भाग जा! क्लैंग! दोनों तलवारें आपस में टकराईं, जिससे ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। यिन काय की साधना 4थी श्रेणी के मास्टर स्तर पर थी, इसलिए वो काफी शक्तिशाली था। एक जोरदार प्रहार से लू मिंग ऊपर की ओर उछल गया, लेकिन चूंकि वो ऊंची जगह से हमला कर रहा था और उतना कमजोर भी नहीं था, इसलिए यिन काय तुरंत हमले से बच गया। इसी समय दुआनमू जुए, हुआंग यू और बाकी लोग जल्दी से वहां पहुंच गए। यिन काय, धातु का टुकड़ा मुझे दे दो, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे, दुआनमू जुए ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में जानलेवा आग जल रही थी। तुरंत ही यिन काय पर भयंकर हमले होने लगे। लू मिंग, जब तक तुम मर नहीं जाते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, यिन काय क्रोध से दहाड़ा। पहले अपनी जान बचाओ। लू मिंग एक तरफ उतरा और बेफिक्र होकर मुस्कुराया। वो 500 अंकों वाला धातु का टुकड़ा मुझे सौंप दो। दुआनमू जुए, हुआंग यू और शी होंग सभी 4थे दर्जे के उस्ताद थे। वहां 3रे दर्जे के उस्ताद स्तर के अन्य विशेषज्ञ भी थे। यिन काय धातु के टुकड़े को बिल्कुल भी पकड़ नहीं पा रहा था। सभी हमले उस 500 पॉइंट वाले धातु के टुकड़े पर लक्षित थे जिसे वो पकड़े हुए था। अगर वो उसे नहीं छोड़ता तो उसका हाथ कुचल जाता। बेबसी से उसने अपनी पकड़ छोड़ दी। ये धातु का टुकड़ा मेरा है, दूर हटो। हुआंग यू, तुम दुआनमू परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत कैसे करते हो? दुआनमू जुए ने कुछ बार चिल्लाया। दुआनमू जुए, तुम मुझे डराने के लिए दुआनमू परिवार का इस्तेमाल करना बंद कर सकते हो। दूसरे लोग शायद डर जाते हो, लेकिन मैं नहीं डरता। हुआंग यू ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। देखते ही देखते पूरा इलाका अराजक लड़ाई में उलझ गया। हर कोई उस धातु के टुकड़े को पाना चाहता था और पूरी ताकत से उसके लिए संघर्ष कर रहा था। ऊर्जा का विस्फोट हुआ और वह धातु का टुकड़ा इन सबके बीच उछलने कूदने लगा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा मानो कोई उसे पकड़ ही नहीं पा रहा हो। जिंग! तभी लू मिंग को अचानक अपने पीछे एक हल्की सी काटने की आवाज सुनाई दी। उसकी पीठ पर जोरदार प्रहार हुआ। कोई छुपकर उस पर हमला कर रहा था। सर! अहम मौके पर लू मिंग ने अपने शरीर को एक तरफ मोड़ा और बाल बाल हमले से बच गया। लू मिंग ने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखों में ठंडी चमक आ गई। युआन लैंग, तुम तो मरने की भीख मांग रहे हो। उस पर चुपके से हमला करने वाला युआन लैंग था। मरने वाला तुम होगे। कल मैंने अपनी रक्तधारा को विस्फोटित नहीं किया था। देखते हैं कि इस बार तुम मेरा मुकाबला कर पाते हो या नहीं। युआन लैंग के बोलते ही उसकी घातक आभा उमड़ पड़ी। इसके बाद उसकी रक्तवाहिनी फट पड़ी और खून की एक तेज चमक दिखाई दी। वो निर्दयता से लू मिंग की ओर बढ़ा। स्लैश स्लैश! बर्फीले धातु के पंजों ने एक जोरदार आंधी पैदा कर दी जब उसने लू मिंग पर हमला किया। उनकी शक्ति कल से भी कहीं अधिक थी। लू मिंग ने शब्दों में समय बर्बाद नहीं किया और उसने चमकीली तलवार तकनीक का प्रयोग किया। पल भर में ही उसने तलवार की रोशनी के 10 से अधिक चाप बना दिए। क्लैंग क्लैंग! एक के बाद एक मुक्केबाजी की आवाजें गूंजती रहीं। जैसे ही उनके बीच लड़ाई शुरू हुई, युआन लैंग के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि उसे पता चला कि लू मिंग के वार की ताकत कल से कहीं अधिक थी। क्या ऐसा हो सकता है कि लू मिंग की साधना ने एक दिन से भी कम समय में सफलता प्राप्त कर ली हो? यह असंभव था। युआन लैंग ने इस विचार को खारिज कर दिया। लू मिंग ने कल अपनी क्षमताओं को छिपाया होगा। उसने हार मानने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हालांकि लू मिंग की तलवार पर रोशनी कांप उठी। युआन लैंग की एक भुजा सुन्न हो गई और वो 2 कदम पीछे हट गया। स्विश! तलवार की रोशनी का एक तेज धमाका हुआ, जो सामान्य से कहीं अधिक चकाचौंध भरा था, और सीधे युआन लैंग के पेट में जा लगा।
लू मिंग, मुझे मत मारो, युआन लैंग ने घबराहट में चीख मारी। मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा, लू मिंग ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने एक ही झटके में युआन लैंग का गला काट दिया और उसे पीछे की ओर फेंक दिया। जिस दिशा में युआन लैंग गिरा वो वही युद्ध क्षेत्र था जहां दुआनमू जुए और बाकी लोग 500 अंकों के धातु के टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। चारों ओर तलवारें चमक रही थीं, ऐसे में अगर किसी को इस तरह बाहर फेंक दिया जाता तो उसका क्षत विक्षत शव बनना तय था। आह! युआन लैंग दहशत से चीख उठा। लू मिंग द्वारा पेट में छुरा घोंपने के बाद भी वह मरा नहीं था। जीवित रहने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। उसका शरीर चकाचौंध कर देने वाली लाल रोशनी से जगमगा उठा और उसके हाथ हवा में लगातार खरोंचते रहे। भाग जाओ, मरना! दुआनमू जुए और बाकी लोग गुस्से से चिल्लाते हुए बिना किसी झिझक के हमला करने लगे। फुफ फुफकार, पलक झपकते ही युआन लैंग के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका खून और मांस चारों ओर बिखर गया। मौत से जूझते हुए भी उसने एक पल के लिए उन सभी को रोक दिया। लू मिंग को इसी पल का इंतजार था। बिना किसी झिझक के वह झपटा। उसकी ड्रैगन सरपंच स्टेप्स ने उसकी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया। एक ही कदम में उसने 20 मीटर की दूरी तय कर ली। स्विश! येन काय और बाकी लोगों के बीच चल रही लड़ाई के ऊपर से छलांग लगाते हुए लू मिंग बिजली की तरह तेज था। एक ही झटके में उसने 500 अंकों का धातु का टुकड़ा छीन लिया। लू मिंग, तुम हो, मुझे धातु का टुकड़ा सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, येन काय गुस्से से गुर्राया। लू मिंग, मैं तुम्हें जानता हूं। तुमने दुआनमू परिवार के एक शिष्य की हत्या करने की हिम्मत की। मुझे धातु का टुकड़ा दे दो, मैं तुम्हारी ओर से बड़ों से तुम्हारी सजा कम करने की विनती करूंगा, दुआनमू जुए ने भी चिल्लाकर कहा। अचानक हमले लू मिंग को निशाना बनाकर किए गए। इतने सारे विशेषज्ञों के बीच वह हठपूर्वक उनका विरोध नहीं कर सकता था। उसने एक और कदम बढ़ाया और 20 मीटर और आगे दौड़ गया। उत्परिवर्तित काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकली उस दिशा में लेटी हुई थी। इस समय लू मिंग उससे लगभग 30 मीटर की दूरी पर था। उसके पीछे दुआनमू जुए, येन काय और बाकी लोग एकजुट होकर लू मिंग को घेरने लगे। लू मिंग, तुम भाग नहीं सकते। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को वह कीमती धातु का टुकड़ा चाहिए। कितना हास्यास्पद है। आज तुम्हारी मौत पक्की है। येन काय की आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। अगर लू मिंग न होता तो वह कीमती धातु का टुकड़ा हासिल कर लेता और यहां से चला जाता और इस तरह इस साल का शागिर्द चैंपियन बन जाता। लेकिन लू मिंग की वजह से उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। लू मिंग के प्रति उसकी नफरत उसके दिल में गहराई तक समा गई थी। लू मिंग, मुझे धातु का टुकड़ा दे दो, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं, हुआंग यू चिल्लाया। इसी दौरान वे लू मिंग को घेरते रहे, जबकि वह लगातार पीछे हटता चला गया। जल्द ही वो उत्परिवर्तित काले रंग की छिपकली से कुछ ही मीटर दूर रह गया। अध्याय 44, धातु का टुकड़ा प्राप्त करना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। फिलहाल रूपांतरित काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकली की आंखें सिकुड़कर पतली लकीरों जैसी हो गई थीं। वो लगभग सो रही थी, अन्यथा वो इस भीषण लड़ाई के दौरान इतनी उदासीनता से बैठी नहीं रहती। इसके अलावा काली पपड़ी वाली छिपकली के बगल वाली दीवार पर कोई प्रवेश द्वार नहीं था, भागने की कोई जगह नहीं थी। लू मिंग, तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। दुआनमू जुए और बाकी लोग धीरे धीरे पास आ रहे थे। अगर वे काली पपड़ी वाली छिपकली से डरते नहीं तो अब तक उस पर हमला कर चुके होते। क्या सच में? क्या आप लोग इतने आश्वस्त हैं? इस समय लू मिंग सचमुच मुस्कुरा रहा था। आखिर वो अभी भी कैसे मुस्कुरा सकता था? हालांकि जल्द ही दुआनमू जुए, येन काय और बाकी सभी को इसका कारण समझ आ गया। लू मिंग अचानक मुड़ा और रूपांतरित काले रंग की छिपकली की ओर झपटा। तलवार की रोशनी हवा में सीटी बजाती हुई बेरहमी से काले रंग की छिपकली की ओर बढ़ी। लू मिंग, तुम क्या कर रहे हो? रुकना, अभी रुक जाओ, तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो। दुआनमू जुए और बाकी लोगों ने तुरंत अपना लहजा बदल दिया और वे सभी गुस्से में चिल्लाने लगे। फिर भी लू मिंग की तलवार की रोशनी नहीं रुकी। पफट! उस लंबी तलवार ने उत्परिवर्तित काले रंग की छिपकली के शरीर पर बेरहमी से वार किया। गर्जन! जैसे ही लंबी तलवार उसके शरीर में घुसी, रूपांतरित काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकली ने क्रोध में एक चीख मारी और उसकी आंखें खुल गईं। एक और वार! लू मिंग ने लंबी तलवार निकाली, जिससे खून की एक धार बह निकली। फिर उसने एक बार और वार किया। इस बार काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकली पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसने गुस्से में दहाड़ मारी और अपने विशाल पंजे से उस पर वार किया।
लू मिंग ने ड्रैगन सर्प स्टेप्स का इस्तेमाल करके ब्लैक स्केल्ड मॉनिटर लिजार्ड के हमले से खुद को बचाया। उसके बाद वह दुआनमू जुए, यिन काय और बाकी लोगों की ओर दौड़ा। गर्जन। रूपांतरित काली पपड़ी वाली मॉनिटर छिपकली कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारते हुए पागलों की तरह लू मिंग की ओर भागी। लू मिंग, दुआनमू जुए, यिन काय और बाकी सभी गुस्से में चिल्लाए, लेकिन वे असहाय होकर केवल मुड़कर भाग सकते थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली भी केवल चौथे दर्जे के मास्टर स्तर पर था। उनकी सारी शक्ति मिलकर भी उस उत्परिवर्तित काले रंग की छिपकली को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तुम लोग क्यों भाग रहे हो? क्या तुम मुझे मारने ही वाले थे? लू मिंग की ताना मारने वाली आवाज गूंजी। दुआनमू जुए और बाकी लोग गुस्से से खून उगलने ही वाले थे। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि वे लू मिंग को कभी माफ नहीं करेंगे। जैसे तीर से चौंके हुए पक्षी, वे इस गुफा में रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उनमें से प्रत्येक गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ा। हा, बाय बाय। लू मिंग ने जमीन से मजबूती से कदम रखा और हवा में उछल पड़ा। वो तुरंत जमीन से 10 मीटर ऊपर एक प्रवेश द्वार पर उतरा और तेजी से भाग निकला। इधर उधर भागते हुए उसने एक ही झटके में सुरंग का 1 किलोमीटर से अधिक का हिस्सा पार कर लिया। तभी लू मिंग आराम करने के लिए बैठ गया। उसे कुछ सूझा और उसने कीमती धातु का टुकड़ा निकाला। ये धातु का टुकड़ा बाकी कीमती धातु के टुकड़ों से अलग पदार्थ का बना था। ये गहरे सुनहरे रंग का और बहुत ठोस था। इसकी सतह पर 2 बड़े सुनहरे शब्द अंकित थे, 500। इन 500 अंकों के साथ उनके पिछले 124 अंकों को मिलाकर लू मिंग के कुल अंक 624 हो गए। 624 अंक, क्या ये काफी है या नहीं? लू मिंग चुपचाप सोचने लगा। ये कहना मुश्किल था। उदाहरण के लिए, दुआनमू जुए, यिन काय और बाकी लोगों ने इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया था। उनमें से कुछ ने केवल 10 अंक ही रखे थे और शेष अंक योग्य धातु के टुकड़े दुआनमू जुए और बाकी लोगों को दे दिए थे। ऐसे में यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि उनके पास कितने अंक थे, इसलिए 5 या 600 अंक इकट्ठा करना संभव था। अभी 2 दिन और बाकी है। शायद मैं दुआनमू परिवार या यिन काय के समूह से कुछ जानकारी जुटा सकूं। लू मिंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी उसके पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। वे बहुत फुर्तीले थे। पलक झपकते ही कुछ लोग लू मिंग के सामने आ गए। दुआनमू जुए। लू मिंग ने उन तीनों को गौर से देखा। तीनों में से बीच वाला दुआनमू जुए था। उसके बगल में खड़े बाकी 2 श्वेत बाघ हॉल के प्रतिभाशाली शिष्य थे, जिनकी साधना का स्तर 3य श्रेणी के मास्टर स्तर का था। लू मिंग को देखकर दुआनमू जुए को कोई हैरानी नहीं हुई और उसने बेजान सी मुस्कान बिखेर दी। लू मिंग, तुम सच में यहां आ गए। अब कैसे भागोगे? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? लू मिंग ने आश्चर्य से पूछा। हे, मैं तुम्हें बता ही देता हूं। मेरी रक्तधारा तीव्र आत्मा शिकारी कुत्ता है। मेरे आसपास होने पर तुम बच नहीं सकते, दुआनमू जुए के बगल में खड़े एक छोटे कद के युवक ने कहा। तो तुम्हारी नाक कुत्ते जैसी है। लू मिंग को सच्चाई का एहसास हुआ। लू मिंग, मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया, फिर भी तुमने मेरी कीमती धातु की वस्तु छीनने की हिम्मत की। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अब धातु की वस्तु मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, दुआनमू जुए ने कहा। लू मिंग मुस्कुराया। क्या दुआनमू परिवार के सभी सदस्यों में इतना अंधविश्वास है? मुझे सच में आश्चर्य होता है कि आप लोग व्हाइट टाइगर हॉल में नंबर 1 परिवार कैसे बन गए। क्या तुम कह रहे हो कि इसे नहीं सौंपोगे? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे मेरा दुआनमू परिवार नंबर 1 परिवार बना। उड़ता हुआ बाघ तलवार, मार डालो। इसके साथ ही दुआनमू जुए ने लू मिंग पर झपट्टा मारा। तलवार की ऊर्जा तेजी से निकली और एक हल्की सी बाघ की दहाड़ सुनाई दी। क्लैंग। लू मिंग ने पलटवार करने के लिए अपनी तलवार निकाली। क्लैंग क्लैंग, दोनों की लंबी तलवारें भयंकर रूप से टकराईं। गुफा की सुरंग में जगह कम थी, इसलिए लड़ने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। वे केवल आमने सामने की लड़ाई में ही एक दूसरे से मुकाबला कर सकते थे। उनकी तलवारें कुछ बार टकराईं। लू मिंग को अपनी बाह में थकान महसूस हुई और वह अनजाने में 3 कदम पीछे हट गया। वहीं दुआनमू जुए का शरीर केवल थोड़ा सा हिल रहा था। चौथे दर्जे के उस्ताद के पास इतनी जबरदस्त शक्ति होती है। मेरी वर्तमान शक्ति उनकी शक्ति के बिल्कुल भी बराबर नहीं है, लू मिंग ने मन ही मन सोचा। तुम्हारी तलवारबाजी बुरी नहीं है, लेकिन अफसोस तुम बहुत कमजोर हो। तो मर जाओ। उड़ते बाघ की छलांग। दुआनमू जुए ने ठंडी मुस्कान के साथ लू मिंग की ओर अपनी तलवार चलाई। लू मिंग को ऐसा लगा मानो कोई खूंखार बाघ उस पर झपट्टा मार रहा हो। फ्लाइंग टाइगर स्वॉर्ड टेक्निक एक श्रेष्ठ पीले स्तर की तकनीक थी। दुआनमू जुए ने इसे पहले ही तीसरे चरण तक विकसित कर लिया था और उसकी चालें तेज और निर्मम थीं।
च्युन की ताकत के मामले में मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मैं गति का इस्तेमाल करूंगा। लू मिंग ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और पूरी तरह से चमकदार तलवार तकनीक में लीन हो गया। स्विश स्विश, एक के बाद एक तलवार की तेज किरणें दुआनमू जुए के महत्वपूर्ण अंगों पर प्रहार करती हुई आगे बढ़ी। उनकी गति निश्चित रूप से दुआनमू जुए की गति से कहीं अधिक थी। दुआनमू जुए के पास हमला करने का विचार छोड़ने और लू मिंग की तलवार की रोशनी को रोकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुम्हारी तलवारबाजी की तकनीक तेज है तो क्या हुआ? अगर बल से काम नहीं चलेगा तो मैं तब तक हमला करूंगा जब तक तुम अपनी तलवार संभाल नहीं पाओगे। दुआनमू जुए ने अपनी लंबी तलवार को अभेद्य तरीके से घुमाया और लू मिंग की लंबी तलवार से लगातार टकराता रहा। शक्तिशाली आवश्यक ची की लहरें लगातार प्रवाहित होती रहीं और लू मिंग से टकराती रहीं। क्या ऐसा है? अगर मैं रफ्तार बढ़ा दूं तो क्या होगा? अब लू मिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी तलवार चमक उठी और उसकी तकनीक और भी तेज हो गई। नदी के प्रवाह की तरह तलवार की रोशनी लगातार दुआनमू जुए की ओर बढ़ती रही। उनकी तेजस्वी तलवार तकनीक ने अभी अभी सफलता हासिल की थी। इससे पहले उनकी चमकदार तलवार तकनीक चौथे चरण में अटकी हुई थी और वे इसे पार करने में असमर्थ थे। फिर भी दुआनमू जुए के खिलाफ इस लड़ाई में चमकदार तलवार तकनीक ने एक ही चाल में पांचवें चरण को पार कर लिया और पूर्ण दैवीय समान उपयोग हासिल कर लिया। दुआनमू जुए के चेहरे के भाव बदल गए। अभी तक तो वो बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर पा रहा था, अब उसे एहसास हुआ कि वह हमलों की इस बौछार को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। स्विश, लू मिंग की चमकती तलवार की रोशनी ने पलक झपकते ही उसकी रक्षा पंक्ति को भेद दिया और उसकी छाती की ओर वार किया। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। दुआनमू जुए चौंक गया और घबराकर पीछे हट गया। फिर भी उसे थोड़ी देर हो चुकी थी। स्लैश, लू मिंग की तलवार की रोशनी ने तुरंत ही उसकी छाती पर एक गहरा खून से लथपथ घाव कर दिया। दुआनमू जुए पसीने से तरबतर हो गया था। अगर वो समय रहते पीछे नहीं हटता तो अब तक उसकी मौत हो चुकी होती। हमला करो, मिलकर हमला करो और उसे मार डालो। दुआनमू जुए ने क्रोध में दहाड़ लगाए। मारना। जैसे ही अन्य दो युवक और दुआनमू जुए ने मिलकर लू मिंग पर हमला किया, उनके तीनों आध्यात्मिक हथियारों से दुर्जेय तलवार ऊर्जा का विस्फोट हुआ। अध्याय 45, दुआनमू जुए की हत्या। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। चलो फिर, उन तीनों के संयुक्त हमले का सामना करते हुए लू मिंग मुस्कुराया और पीछे नहीं हटा, बल्कि वो हवा की तरह आगे बढ़ा। तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। मरना। तीनों ने दुर्भावनापूर्वक सांस छोड़ी और अपनी अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीक का प्रयोग किया। उनकी लंबी तलवारें तलवार की ऊर्जा से भर उठी, हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी और कान फाड़ देने वाली सीटी की आवाज उत्पन्न की। तलवार की ऊर्जा लू मिंग की ओर केंद्रित हो गई। तभी लू मिंग का शरीर खून से चमक उठा और उसकी रक्त वाहिनी फट पड़ी। तुरंत ही उसने अपने शरीर को मोड़कर उनकी तलवारों की नुकीली नोकों से खुद को बचाया और उनकी तलवार शक्ति को नजरअंदाज कर दिया। तो फिर मर जाओ। दुआनमू जुए और बाकी दोनों की आंखों में बर्फीली, जानलेवा भाव थे। खासकर दुआनमू जुए के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी, मानो 500 अंकों का धातु का सिक्का पहले से ही उसके हाथों में हो। फिर भी अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि जब उसकी तलवार की ऊर्जा लू मिंग के शरीर पर लगी तो यह एक अथाह खाई को चीरने के समान थी। पल भर में उसके रोंगटे खड़े हो गए और एक बर्फीली, क्रूर आभा ने उसे घेर लिया। पीछे हटो, अभी पीछे हटो, वो मन ही मन चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तलवार की रोशनी की एक किरण दिव्य देवदूत की तरह प्रकट हुई और उसके गले को भेद गई। खून का फव्वारा फूट पड़ा और दुआनमू जुए ने अपने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ते हुए एक जानवर जैसी चीख निकाली और पीछे की ओर गिर पड़ा। फिर भी कुछ कदम पीछे हटने के बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। एक ही वार में लू मिंग ने दुआनमू जुए को भेद दिया। उसने बड़ी फुर्ती से अपनी तलवार निकाली और दूसरे युवक का गला काट दिया। लू मिंग ने अपनी रक्त नलिका की विशिष्टता का फायदा उठाते हुए तेजी से दो विशेषज्ञों को मार गिराया। अब सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा था। वो युवक मानो मौत के साए में घुट रहा था। वो बुरी तरह डर गया और दहशत में पीछे हट गया। फिर भी वो लू मिंग जितना तेज कैसे हो सकता था। लू मिंग कुछ ही कदमों में उसके पास पहुंच गया। कुछ ही चालों में वो दुआनमू जुए की धूल चाट रहा था। लू मिंग ने दुआनमू जुए के 3 लोगों के समूह को मार डाला। इस बार तो मैं सचमुच बाल बाल बच गया। पिछली बार से तो बहुत बेहतर है। लू मिंग ने अपने पूरे शरीर की जांच की और मन ही मन सोचा।
उसकी रक्त नलिका ने दुआनमू जुए की तलवार ऊर्जा का 50% भाग सोख लिया था और शेष भाग को उसकी सुरक्षात्मक आवश्यक ऊर्जा ने काफी हद तक रोक दिया था, इसलिए लू मिंग को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बेशक ये दुआनमू जुए और अन्य 2 लोगों के साधना स्तर की बदौलत भी संभव हुआ। दुआनमू जुए की साधना का स्तर 4थे दर्जे के मास्टर स्तर पर था, जो लू मिंग से केवल 2 स्तर ऊपर था। अगर वह लू मिंग से 3, 4 या 5 स्तर ऊपर होता तो नतीजा कुछ और ही होता। हालांकि लू मिंग भी हमले के 50% प्रभाव को सहन कर सकता था, लेकिन शेष 50% उसे गंभीर रूप से घायल करने या यहां तक कि जान से मारने के लिए पर्याप्त होता। देखते हैं दुआनमू जुए ने कितने अंक अर्जित करने योग्य धातु के टुकड़े एकत्र किए हैं। लू मिंग ने दुआनमू जुए के शरीर की तलाशी ली, लेकिन उसे धातु का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? दुआनमू जुए के पास एक भी कीमती धातु का टुकड़ा कैसे नहीं हो सकता? नहीं, उसके पास जरूर कोई संग्रहण अंगूठी होगी। दुआनमू जुए की उंगलियों को देखते ही लू मिंग की आंखें चमक उठी। जैसा कि उम्मीद थी, उसे एक अंगूठी दिखाई दी। अंगूठी उतारने के बाद लू मिंग ने अपनी चेतना को अंगूठी में भेज दिया। अगले ही पल उसके मन में एक खाली जगह का विचार आया। वो बहुत बड़ी नहीं थी, लगभग 1 घन मीटर के आयतन वाली सर्वोच्च मंदिर की तुलना में वह बेहद छोटी थी। ये भंडारण घेरे के भीतर का स्थान था। इस जगह पर कुछ कीमती धातु के टुकड़ों का ढेर, चांदी के नोटों का एक गट्ठा और कुछ कपड़े पड़े थे। लू मिंग ने कोई गिनती नहीं की। उसके बाद उसने बाकी 2 शवों से कीमती धातु के टुकड़े इकट्ठा किए। भंडारण अंगूठी के साथ इन सभी को सर्वोच्च मंदिर में रखा गया। इसके बाद उसने उनके रक्त का सार ग्रहण किया और फिर तेजी से वहां से चला गया। कुछ ही देर में उसे गुफा का पहला प्रवेश द्वार दिखाई दिया। वहां अभी भी बड़ी संख्या में लोग पहरा दे रहे थे, लेकिन यिन काय, हुआंग यू और बाकी लोग अभी तक बाहर नहीं आए थे। लू मिंग तुरंत बाहर निकला और पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। उसने तुरंत फैंग वू की तलाश नहीं की। इसके बजाय उसने पहले दुआनमू जुए के समूह के रक्त सार को विकसित करने और उसके बाद उससे जुड़ने से पहले अपनी उपज का जायजा लेने का फैसला किया। लू मिंग पेड़ की शाखाओं के बीच पालथी मारकर बैठ गया और साधना करने लगा। चौथे और तीसरे दर्जे के 2 गुरुओं के रक्त में निहित ऊर्जा अत्यंत परिष्कृत और प्रचुर थी। प्रथम या द्वितीय दर्जे के गुरु इसकी तुलना नहीं कर सकते थे। लू मिंग की साधना में तेजी से प्रगति हुई। मध्य द्वितीय श्रेणी के मास्टर स्तर के शिखर से लेकर शीर्ष द्वितीय श्रेणी के मास्टर स्तर तक और अंततः अपने सभी रक्त तत्वों को संसाधित करने के बाद लू मिंग ने एक ही कदम में सफलता प्राप्त कर तृतीय श्रेणी के मास्टर स्तर तक पहुंच गया। इसके बावजूद उनके रक्त में रक्त प्रवाह का स्तर नहीं बढ़ा। आत्मा भक्षण करने वाले कृमि रक्त नाड़ी पर तीनों रक्त लाल नाड़ी केंद्र बिंदु अतुलनीय रूप से गहरे थे। स्पष्टतः वे अपनी सीमा तक पहुंच रहे थे, लेकिन अभी तक वे चौथे स्तर की रक्त नाड़ी बनने के लिए उन्नत नहीं हुए थे। क्या मेरी रक्त नलिका अधिकतम तीसरे स्तर तक ही पहुंच सकती है? लू मिंग ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा। छोड़ो इसे, मैं रक्त सार का सेवन जारी रखूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि यह इससे आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद लू मिंग ने दुआनमू जुए की भंडारण अंगूठी निकाली और हिसाब लगाना शुरू किया। तृतीय श्रेणी के मास्टर क्षेत्र के दोनों युवकों के संयुक्त अंक 130 थे। फिर भी दुआनमू जुए के पास सबसे अधिक 520 अंक थे। दरअसल उन्होंने अपने साथ इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया था कि उनके अंक प्रभावशाली थे, जो 500 से अधिक थे। ठीक उसी समय लू मिंग ने शानदार 1224 अंक हासिल कर लिए थे। इतने अंकों के साथ पहला स्थान तो निश्चित रूप से उसकी मुट्ठी में था। लू मिंग को विश्वास नहीं था कि कोई और उसके स्कोर को पार कर सकता है। इसके अलावा दुआनमू जुए के भंडार में 80,000 से अधिक चांदी के नोट थे। यह एक अप्रत्याशित लूट थी। दुआनमू जुए वास्तव में दुआनमू परिवार का एक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति था। उसका पृष्ठभूमि असाधारण था। बाकी सब छोड़ दे तो भंडारण की अंगूठी की कीमत भी कम से कम 100,000 तायल चांदी होगी। फिर भी इसकी मांग आपूर्ति से कहीं अधिक है और यह एक अनुमानित आंकड़ा है। सामान का जायजा लेने के बाद लू मिंग की आकृति तेजी से गुजरी और वह उस बैठक स्थल पर पहुंच गया जिस पर वह और फैंग वू सहमत हुए थे। जब फैंग वू ने उसे देखा तो उसने जल्दी से पूछा, लू मिंग, तुम तो बाहर आ गए, क्या हाल है? शानदार, लू मिंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। फैंग वू की खूबसूरत आंखें चमक उठी। लू मिंग, क्या 500 अंकों वाला धातु का सिक्का तुम्हारे पास है? बिल्कुल, वरना क्या मेरी यात्रा व्यर्थ नहीं हो जाती? वो आत्मविश्वास से भरे हुए मुस्कुराया। अरे तुम शैतान, तुमने सचमुच 500 अंक वाला धातु का सिक्का हासिल कर लिया।
लगता है तुमने येन काय, दुआनमू जुए और बाकी सबको मूर्ख बना दिया, फैंग वू ने हैरानी से कहा और उसे घूरते हुए उसकी आंखें अतुल्य आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। चल दर, दोनों मुड़कर जाने लगे और जंगल में गायब हो गए। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। परीक्षा के 20 दिन पूरे हो गए। मिडनाइट हिल्स के बाहर काफी लोग जमा थे, जिनमें शी कुंग और चारों हॉलों के अन्य मार्गदर्शक बुजुर्ग, साथ ही कुछ सिल्वर रोब्ड बुजुर्ग भी शामिल थे। इसके अलावा विभिन्न हॉलों के परिचारक भी मौजूद थे जिन्हें अंक गिनने का काम सौंपा गया था। इन लोगों के अलावा कई ऐसे युवक भी थे जो चारों हॉलों के वरिष्ठ प्रशिक्षु थे। हर साल नए प्रशिक्षुओं को विशेष ध्यान दिया जाता था क्योंकि नया खून भविष्य के साथ साथ अनंत संभावनाओं का भी प्रतिनिधित्व करता था। चारों हॉलों के मार्गदर्शक बुजुर्ग सामने खड़े थे। इस समय व्हाइट टाइगर हॉल के बुजुर्ग अन्य 3 से पूछ रहे थे, आपकी राय में इस वर्ष कितने लोग अर्हता प्राप्त करेंगे? व्हाइट टाइगर हॉल के मार्गदर्शक बुजुर्ग दुआनमू जिन नाम के एक छोटे कद के, मोटे ताजे अधेड़ व्यक्ति थे। वे दुआनमू परिवार से थे। अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन संपादक, एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। कुल मिलाकर 13,000 अंक है। तकनीकी रूप से 1,300 लोगों को उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में इतने लोगों का उत्तीर्ण होना असंभव है। एजियो ड्रैगन हॉल के मार्गदर्शक बुजुर्ग ने आगे कहा, मुझे यकीन है कि कुछ महत्वपूर्ण धातु के टुकड़े अभी भी नहीं मिल पाएंगे, और जबकि कुछ लोगों को अधिक अंक मिलेंगे, कुछ लोगों को 10 अंक भी नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं 500 पास को एक उचित संख्या मानूंगा। मेरा अनुमान है कि लगभग 500 लोग यहां से गुजरे होंगे। जी कुंग ने सिर हिलाया। मेरे अनुभव के अनुसार ये संख्या हमेशा लगभग इतनी ही रही है, लेकिन मुझे जिज्ञासा है, इस साल अप्रेंटिस चैंपियन कौन होगा? ओनिक्स टोरेटोइस हॉल के मार्गदर्शक बुजुर्ग ने पूछा। हे, डुआनमू जुए, निश्चित रूप से हमारी डुआनमू प्रतिभा, डुआनमू जिन ने सहजता से उत्तर दिया। तुम अपनी औकात से ज्यादा सोच रहे हो, डुआनमू जिन। हमारा हुआंग यू असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। उसकी रक्त नलिका 5वें स्तर तक जागृत है और वह 4थे दर्जे के मास्टर स्तर की साधना करता है। वह डुआनमू जुए के बराबर ही कुशल है, इसलिए मुझे लगता है कि वही शिष्य चैंपियन बनेगा। एजियो ड्रैगन हॉल के मार्गदर्शक बुजुर्ग ने जवाब दिया। हमारी जी होंग भले ही एक लड़की हो, लेकिन रक्त नलिकाओं और साधना के मामले में वह आपके प्रतिभाशाली लोगों के बराबर है, इसलिए हो सकता है कि वह ये प्रतियोगिता जीत जाए। ओनिक्स टोरेटोइस हॉल के मार्गदर्शक बुजुर्ग ने शेखी बघारी। ऐसा शायद ना हो, क्योंकि हमारा यिन काय भी सर्वश्रेष्ठ में से एक है। इस साल वमिलियन बड हॉल विजेता बनकर उभरेगा, शी कुंग ने चहकते हुए कहा। दुआनमू जिन ने अपने तोंद पर हाथ फेरते हुए तिरस्कार पूर्वक कहा, हुआंग यू और बाकी लोग शायद ठीक ठाक हों, लेकिन दुआनमू जुए उनसे कहीं बेहतर है। वैसे भी, शी कुंग, वमिलियन बड हॉल ने पिछले 8 सालों में एक भी जीत हासिल नहीं की है, इसलिए इस साल तुम्हारे लिए भी जीतना नामुमकिन है। सपने देखना बंद करो। जिया कुंग का चेहरा उतर गया और वह चिल्लाया, मोटे दुआनमू, इसका क्या मतलब है? क्या तुम वमिलियन बड हॉल को नीचा दिखा रहे हो? हाँ, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूं? क्या तुम सच में उम्मीद करते हो कि तुम्हारा यह निकम्मा समूह अप्रेंटिस चैंपियन बनेगा? नामुमकिन। अगर अब भी यकीन नहीं हुआ, तो चलो शर्त लगाते हैं। दुआनमू जिन ने उपहास उड़ाया। धिक्कार है, मैं तुमसे नहीं डरता। चलो शर्त लगाते हैं। मोटे दुआनमू, अपनी शर्त बताओ, जी कुंग ने जवाब दिया। दुआनमू जिन की आंखों में उत्साह की चमक थी और उन्होंने कहा, मैं व्हाइट टाइगर हॉल की जीत पर 30 आध्यात्मिक क्रिस्टल की शर्त लगाता हूं। ये कैसी शर्त है? क्या 30 आध्यात्मिक क्रिस्टल? जी कुंग ने आश्चर्य से चिल्लाया। आध्यात्मिक क्रिस्टल अत्यधिक सांद्रित आध्यात्मिक ऊर्जा के संघनन से बनते हैं। ये बेहद कीमती होते हैं और केवल ग्रैंडमास्टर स्तर से ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट ही इनका उपयोग साधना के लिए कर सकते हैं। एक आध्यात्मिक क्रिस्टल का बाजार मूल्य 10,000 चांदी के सिक्के था, इसलिए 30 आध्यात्मिक क्रिस्टल 300,000 चांदी के सिक्कों के बराबर थे। यह एक बेहद महंगा दांव था। क्या हुआ? जी कुंग डर गए। तुम्हारे लिए बहुत महंगा है, दुआनमू जिन ने उपहास उड़ाया। धिक्कार है, जी कुंग ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, शर्त लगी है। दुआनमू जिन, बेवकूफी मत करना और बाद में हमारी शर्त मत भूलना। मुझे तो इस बात से ज्यादा डरना चाहिए कि तुम मुझे बीच में ही छोड़ दोगे, दुआनमू जिन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। शिष्य अब बाहर आ रहे हैं, एजियो ड्रैगन हॉल के मार्गदर्शक बुजुर्ग ने बीच में ही बात काटते हुए कहा। कुछ युवक मिडनाइट हिल्स से बाहर निकल गए। ये वमिलियन बड हॉल से हैं। इतनी जल्दी बाहर आ गए, है ना? मुझे आश्चर्य है कि इनके कितने पॉइंट्स होंगे, दुआनमू जिन ने मजाक उड़ाया।
शिए कुंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने शिष्यों से पूछा, तुम्हारे पास कितने अंक हैं? उन सभी को बाहर लाओ और उनकी गिनती करवाओ। कुछ खास नहीं। घबराए हुए एक युवक ने दो एक नोक वाले धातु के टुकड़े निकाले, जबकि बाकी लोगों के पास एक भी नहीं था। उनके पास बस इतना ही था। हा, पूरे समूह के लिए सिर्फ 2 अंक, कितनी बड़ी फसल है। दुआनमू जिन ठहाका लगाते हुए बोली। अन्य 2 मार्गदर्शक बुजुर्गों के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। चारों हॉलों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी, इसलिए दूसरा हॉल जितना खराब होता था उनके लिए उतना ही अच्छा होता था। जिया कुंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अधिक प्रशिक्षु मिडनाइट हिल से बाहर निकले, लेकिन उत्तीर्ण होने की दर 10 में से 1 के अनुपात में बहुत कम थी। जो असफल हुए उन्होंने निराशा में अपना सिर झुका लिया, जबकि जो उत्तीर्ण हुए वे खुशी से झूम उठे। स्वाभाविक रूप से चारों हॉलों में से व्हाइट टाइगर हॉल में सबसे अधिक उत्तीर्ण छात्र रहे। एजियो ड्रैगन हॉल दूसरे स्थान पर रहा, जबकि ओनिक्स टोरिटोइस हॉल तीसरे स्थान पर रहा। वर्मिलियन बड हॉल पिछले वर्षों की तरह ही अंतिम स्थान पर रहा। जबकि डुआनमू जिन मुस्कराए, जी कुंग क्रोधित हुए। एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, जिया होंग बाहर हो गया है। ओनिक्स टोरिटोइस हॉल के नंबर 1 विशेषज्ञ शी होंग उदास चेहरे के साथ मिडनाइट हिल से बाहर निकले। हे, लगता है जी होंग के नतीजे उम्मीद के मुताबिक अच्छे नहीं हैं, है ना? दुआनमू जिन ने खुशी जताते हुए कहा, और ओनिक्स टोरिटोइस हॉल के मार्गदर्शक बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। जिया होंग ने कुल 509 अंक अर्जित किए। यह उतना बुरा नहीं है, लेकिन 500 अंकों वाले धातु के टुकड़े के बिना इस राशि से जीतना मुश्किल है, एजियो ड्रैगन हॉल के मार्गदर्शक बुजुर्ग ने टिप्पणी की। खैर, अगर 500 अंकों वाला धातु का टुकड़ा अछूता रहता है तो होंग एयर 509 अंकों के साथ जीत सकता है, ओनिक्स टोरिटोइस हॉल के मार्गदर्शक बुजुर्ग ने जोर देकर कहा। किसी ने 500 अंकों वाला धातु का टुकड़ा चुरा लिया है, शी होंग ने अचानक कहा। क्या, किसके पास है वो? चारों मार्गदर्शक बुजुर्गों ने एक साथ पूछा। जिसके पास भी 500 अंकों का धातु का टुकड़ा होता वही जीत सकता था, इसीलिए वे चिंतित थे। जिया होंग ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। शुरू में ये लू मिंग के पास था, लेकिन दुआनमू जुए, यिन काय, हुआंग यू और बाकी सबने उसका पीछा किया। कुछ दिन बीत गए और शी होंग को बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब 500 अंकों का ये धातु का सिक्का किसके पास है। चारों वरिष्ठ मार्गदर्शकों की आंखें झपकती रहीं, क्योंकि वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि संभावित प्रशिक्षु चैंपियन कौन हो सकता है। यिन काय बाहर हो गया है, हुआंग यू भी। शिए कुंग का दिल जोर से धड़कने लगा और वह शिष्यों की ओर दौड़ पड़ा। यिन काय और हुआंग यू दोनों अपनी अपनी सेना के साथ मिडनाइट हिल से निकल गए। ठीक है, यिन काय, पहले अपने अंक गिन लो, हुआंग यू ने यिन काय से कहा। यिन काय ने गुस्से भरे चेहरे के साथ हाथ हिलाए और अचानक कीमती धातु के टुकड़ों का ढेर प्रकट हो गया। भंडारण अंगूठियां चाहे कितनी भी महंगी क्यों न हो, यिन काय जैसे प्रतिभाशाली लोग उन्हें खरीद सकते थे। 496 अंक। यिन काय के कुल 496 अंक थे, जो शी होंग से कम थे। हाँ, लगता है अब मुझे 30 आध्यात्मिक क्रिस्टल ज्यादा मिलेंगे, जी कुंग। यिन काय के पास जी होंग से कम अंक है, इसलिए अब उसके लिए पहला स्थान पाना नामुमकिन है। दुआनमू जिन हंसी। अंडे से चूजे निकलने से पहले ही जीत की उम्मीद मत रखो, दुआनमू जिन। भले ही यिन काय हार गया हो, दुआनमू जुए की जीत संभव नहीं है, शी कुंग ने खंडन किया। अरे सच में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। अगर दुआनमू जुए नहीं भी जीतती तो भी हारने वाला मैं नहीं हूं, दुआनमू जिन ने ताना मारा। उसी समय यिन काय का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और उसने मन ही मन दहाड़ते हुए कहा, लू मिंग, मुझे उम्मीद है कि दुआनमू जुए ने तुमसे 500 अंकों का धातु का टुकड़ा छीन लिया होगा। वो दुआनमू जुए से हारना ज्यादा पसंद करेगा, बजाय इसके कि लू मिंग प्रथम पुरस्कार जीते। उसी क्षण लू मिंग और फेंग वू मिडनाइट हिल से बाहर निकल गए। अध्याय 47, अंक गिनना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। जब लू मिंग और फेंग वू बाहर निकले तो किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें केवल मार्गदर्शक बुजुर्गों और वरिष्ठ प्रशिक्षुओं की एक झलक ही मिली। मिडनाइट हिल से 4 नंबर 1 प्रतिभाओं में से 3 बाहर आ चुके थे और बाकी सभी लोग ज्यादातर दुआनमू जुए का इंतजार कर रहे थे। केवल कुछ ही लोगों ने लू मिंग पर अपना ध्यान केंद्रित रखा, और वे वही लोग थे जिन्होंने 500 अंकों की धातु के टुकड़ों की लड़ाई में भाग लिया था। यिन काय की आंखें दहक उठी। लू मिंग, तुम बच गए। तुमने दुआनमू जुए से कैसे बच निकले? यिन काय ने लू मिंग को घूरते हुए पूछा। है, यिन काय की बात सुनकर सब चौंक गए। उसके लहजे से तो यही लग रहा था कि लू मिंग वाकई कोई खास व्यक्ति है।
क्यों, क्या तुम इस बात से निराश हो कि मैं अभी भी जीवित हूं? लू मिंग ने व्यंग्य किया। बगल से हुआंग यू ने सख्त स्वर में पूछा, चूंकि तुमने दुआनमू जुए से बचकर निकल गए, तो क्या इसका मतलब यह है कि 500 अंकों का धातु का टुकड़ा अभी भी तुम्हारे पास है? क्या? हुआंग यू के शब्द बम की तरह गिरे। सभी की निगाहें लू मिंग पर टिकी थी और वे सवालों और उलझनों से भरी हुई थी, खासकर चारों मार्गदर्शक बुजुर्गों के मन में। ये लू मिंग कौन है? मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। 500 अंकों वाला धातु का टुकड़ा उसके पास कैसे पहुंचा? ये कैसे संभव है? उनमें से कई लोग अविश्वास में थे। बेशक, क्या तुमने इसे पिछली बार नहीं देखा था? हल्की सी मुस्कान के साथ लू मिंग ने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में बैंगनी सुनहरे रंग का एक धातु का टुकड़ा प्रकट हो गया। वो ठीक वही 500 अंकों वाला धातु का टुकड़ा था, और उस क्षण सभी का ध्यान केवल उसी पर केंद्रित था। क्या वाकई में वो 500 अंकों वाला धातु का मोहरा है? आखिर ये लू मिंग कौन है? उसके पास तो 500 अंकों वाला धातु का मोहरा है। क्या वो नया प्रशिक्षु चैंपियन है? सदमे के चलते अफरा तफरी मच गई। हा, ये तो कमाल है। बहुत बढ़िया, लू मिंग। सदमे से उबरते हुए जी कूंग खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो बेहद खुश था। जब यिन काय केवल 400 अंकों के साथ लौटा, तो शी कूंग को लगा कि वमिलियन बडहॉल एक बार फिर से शिष्य चैंपियन का खिताब खोने वाला है। दुआनमू जिनसे 30 आध्यात्मिक क्रिस्टल हारने के अलावा उसे बाद वाले के लगातार ताने भी सहने पड़ेंगे। अब जब लू मिंग के पास 500 अंकों का धातु का सिक्का आ गया था, तो इससे शी कूंग के मन में आशा की एक नई किरण जागृत हो गई। लू मिंग, फिर से लू मिंग। क्या हमारे दुआनमू विशेषज्ञों में से कोई भी इस लू मिंग को नहीं मार सका? दुआनमू जिन लू मिंग को हैरानी से देखते हुए बुरी तरह चौंक गया। जब उसे होश आया, तो उसने ताना मारते हुए कहा, क्यों इतना खुश हो रहे हो, शी कूंग? हो सकता है लू मिंग को संयोग से 500 अंक का धातु का सिक्का मिल गया हो। शायद उसके पास बस यही है। क्या तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ 500 अंक के धातु के सिक्के से जीत सकता है? हम उसके अंकों की गिनती करने के बाद पता लगाएंगे, शी कूंग ने जवाब दिया। क्या तुम्हें लगा कि तुम मुझे महज 500 अंकों के धातु के सिक्के से हरा सकते हो? ध्यान से देखो, हुआंग यू ने ठंडे लहजे में कहा, और एक इशारे से अंक योग्य धातु के सिक्कों का ढेर काउंटर पर प्रकट हो गया। कि ज्यादा, जब सबको यह एहसास हुआ कि हुआंग यू का ढेर शीहोंग के ढेर से कहीं ज्यादा बड़ा था, तो सबकी निगाहें थम सी गईं। 706 अंक। हुआंग यू ने पूरे 706 अंक हासिल किए। ओह! तेज सांसें लेने की आवाजें पूरे इलाके में फैल गईं। हुआंग यू ने 706 अंक हासिल किए। ये तो अविश्वसनीय है। उसने 500 अंकों वाले धातु के टुकड़े के बिना भी इतने अंक हासिल कर लिए। कौन कह सकता है कि वो अप्रेंटिस चैंपियन नहीं बनेगा? बुरा नहीं, लू मिंग के बारे में पहले किसी ने नहीं सुना, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह किसी कुलीन परिवार से है। उसके लिए अंक जुटाने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसके लिए 200 से अधिक अंक प्राप्त करना असंभव है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। वाह! एजियो ड्रैगन हॉल के मार्गदर्शक बुजुर्ग ने खुशी से हंसते हुए कहा। हे, दुआनमू जिन हंसते हुए बोला, शी कूंग, लू मिंग को 500 अंक वाला धातु का मोहरा मिल गया तो क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था कि तुमने बहुत जल्दी जश्न मना लिया। अगर एक मामूली से आदमी को सिर्फ 500 अंक वाला धातु का मोहरा ही मिल जाए, तो भी वो जीत नहीं सकता। हफ, चलो देखते हैं। जी कूंग ने ठंडी सांस छोड़ी, लेकिन मन ही मन वो बहुत अनिश्चित था। जिया कूंग वमिलियन बडहॉल के अधिकांश नए प्रशिक्षुओं के बारे में जानता था, लेकिन उसने लू मिंग का नाम कभी नहीं सुना था। लू मिंग ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए हुए हो रही सारी घटनाओं को सहजता से देखा। काउंटर की ओर बढ़ते हुए वह अजीब तरह से शांत था। लू मिंग ने हुआंग यू की ओर देखकर लापरवाही से कहा, अगर तुम यही करना चाहते हो, तो ध्यान से देखो। एक झटके में कीमती धातु के टुकड़ों का एक बड़ा ढेर काउंटर पर गिर पड़ा। ढेर को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह हुआंग यू के ढेर से कहीं ज्यादा बड़ा था। इतना ज्यादा, काउंटर पर रखे धातु के उन ढेरों टुकड़ों को देखकर लोगों की आंखें फटी रह गईं और कुछ लोग तो मानो अपनी जीभ ही काट बैठे। फेंग वू, जो ज्यादातर समय लू मिंग के साथ थी, चुपचाप देखती रह गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लू मिंग के पास इतने सारे कीमती धातु के टुकड़े होंगे। ये कब हुआ था, मार्शल अंकल? क्या आप गिनती में मेरी मदद कर सकते हैं? लू मिंग ने अंक गिनने वाले व्यक्ति से पूछा, क्योंकि वो अभी भी सदमे में था। प्रभारी व्यक्ति को होश आया और उसने गिनना शुरू कर दिया। 500 अंकों वाले धातु के टुकड़े के अलावा लू मिंग के कुल 724 अंक थे, यानी कुल 1224 अंक। लू मिंग ने पिछले 2 दिनों में और अधिक अंक अर्जित करने वाले धातु के टुकड़े इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की थी। इसके बजाय उसने अपना अधिकांश समय साधना में बिताया ताकि उसकी साधना का आधार और मजबूत हो सके।
उनके चौंका देने वाले 1224 अंकों ने सभी को अचंभित कर दिया। ये तो अविश्वसनीय था। 500 अंकों वाले धातु के टुकड़े के बिना भी लू मिंग के पास हुआंग यू से अधिक अंक थे। इन अंकों के साथ लू मिंग निस्संदेह प्रशिक्षु चैंपियन था। ये कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे एजियो ड्रैगन हॉल ने मेरे लिए अंक जमा किए थे और मैंने दूसरों से भी अंक प्राप्त करने में काफी पैसा खर्च किया था। लू मिंग को इतने सारे अंक कैसे मिल गए? हुआंग यू मन ही मन व्यथा कर व्यथा। धिक्कार है। येन काय ने निराशा में अपनी मुठियां कसकर भींच ली। हा, मैंने तुमसे कहा था ना कि आधिकारिक गिनती का इंतजार करो। दुआन मुजिन, अब तो सब साफ हो गया है ना? जी कूंग खुशी से झूम उठा और ठहाके लगाते हुए लगातार अपनी दाढ़ी सहलाता रहा। लू मिंग पर नजर गड़ाए हुए उसे अचानक लगा कि वो कितना प्यारा इंसान है। शी कूंग, लू मिंग, दुआनमू जिन ने अपने जबड़े इतनी कसकर भींचे कि उसके दांत आपस में जोर से घिसने लगे। ओह, और कृपया 30 आध्यात्मिक क्रिस्टल भी दे दीजिए, दुआनमू जिन, शी कूंग ने आगे कहा। जरा सब्र रखो, अभी सब बाहर नहीं आए हैं। हमारा दुआनमू जुए अभी भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें कितना यकीन है कि लू मिंग जीत गया है? दुआनमू जिन स्वार्थवश दुआनमू जुए से चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। एल्डर जिन, कुछ बुरा हुआ है। आधी रात के जंगल से एक तेज आवाज आई और 1 दर्जन लोग दौड़कर बाहर आए। वे दुआनमू परिवार के युवा विशेषज्ञ थे। क्या हो रहा है? इतनी जल्दी क्या है? दुआनमू परिवार और रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के सदस्य होने के नाते, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको शांत रहना होगा, समझे? दुआनमू जिनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने युवा दुआनमू विशेषज्ञों को फटकार लगाए। दुआनमू जुए कहाँ है? वो तुम्हारे साथ बाहर क्यों नहीं आया? अध्याय 48। हताश दुआनमू परिवार अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन संपादक, एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। कुछ हुआ है, एल्डर जिन, दुआनमू जुए की मौत हो गई है, दुआनमू के एक युवक ने डरते हुए बताया। क्या? दुआनमू जिन जम गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह धीरे से चिल्ला उठा। वो शांत कैसे रह सकता था? ये खबर सुनकर हर कोई चौंक गया। अन्य 3 मार्गदर्शक बुजुर्गों के भावों में थोड़ा बदलाव आया। शी कुंग के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। क्या दुआनमू जुए सचमुच मर गया था? उसकी मौत कैसे हुई? येन काय, हुआंग यू और कुछ अन्य लोग लू मिंग की ओर घूरने से खुद को रोक नहीं पाए। लू मिंग को ये अंक कहां से मिले? इनकी संख्या को देखते हुए तो ये नामुमकिन था कि उसने अकेले ही उन सभी राक्षसी जीवों को मार डाला हो। क्या ये अंक दुआनमू जुए से मिले होंगे? बोलो, दुआनमू जुए की मृत्यु कैसे हुई? दुआनमू जिन ने दुर्भावनापूर्वक आदेश दिया। तलवार से गला चीर दिया गया, एक युवक ने कहा। तलवार से गला चीर दिया? किसने किया? दुआनमू जिन के भीतर निर्मम हत्या का भाव उमड़ पड़ा। हमें नहीं पता। जब हमने दुआनमू जिन के निशान ढूंढे और उनका पीछा किया, तब तक वो मर चुका था। हमें उसके साथ 2 और शव भी मिले। वे व्हाइट टाइगर हॉल के 3य श्रेणी के मास्टर क्षेत्र के प्रशिक्षु थे। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये किसने किया? दुआनमू जिन की आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। वह अचानक लू मिंग की ओर मुड़ा और चिल्लाते हुए बोला, बोलो, लू मिंग, क्या तुमने दुआनमू जुए को मारा? लू मिंग के जवाब देने से पहले ही शी कुंग ने दहाड़ते हुए कहा, दुआनमू जिन, इसका क्या मतलब है? एल्डर दुआनमू, क्या आपने मुझे दुआनमू जुए को मारते हुए देखा? आपने उसकी बात भी सुनी। उसके साथ 2 और 3य श्रेणी के मास्टर थे। क्या आपको सच में लगा कि मैं उसे मार सकता था? लू मिंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। कई लोगों ने लू मिंग के शब्दों पर विचार किया। ये सच है? क्या लू मिंग के पास दुआनमू जुए और तीसरे दर्जे के 2 अन्य मास्टर्स को मारने की क्षमता है भी? असंभव, दुआनमू जिन ने उपहास करते हुए कहा। तुम्हारे पास इतने कीमती धातु के टुकड़े कैसे हैं? तुमने दुआनमू जुए को किसी घिनौनी चाल से ही मारा होगा। मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा, बेशर्म, नीच। बूम! जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, दुआनमू जिन से एक दुर्जेय आभा निकली, जो एक ऊंचे पहाड़ की तरह लू मिंग पर दबाव डाल रही थी। लू मिंग के लिए उस भारी वजन को सहन करना असहनीय था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उस पर गिर पड़ा हो और उसका शरीर कांपने लगा। वो पीछे की ओर धकेल दिया गया। उसके मुंह से खून निकलने ही वाला था। तुम क्या कर रहे हो, दुआनमू जिन? शी कुंग गुस्से से चिल्लाया और लू मिंग को अपने पीछे छिपा लिया। उसके भीतर से भी उतनी ही शक्तिशाली आभा निकली, जिसने लू मिंग को दुआनमू जिन की आभा से बचा लिया। पेशाब करो, जी कुंग, दुआनमू जिन चिल्लाया। मोटे दुआनमू, क्या तेरे दिमाग में चर्बी भरी है? रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में जीतने वाले ही सब कुछ ले जाते हैं।
कौन सा नियम इन कीमती धातु के टुकड़ों के स्रोत की व्याख्या करने को कहता है? क्या तू इतने सालों तक कुत्ते की तरह रहा है? लू मिंग गुस्से से भड़क उठा और बड़बड़ाने लगा। वह किसी की धमकियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्या वहां मौजूद सभी लोगों के लिए यह एक बार फिर से विस्मयकारी क्षण था? लू मिंग की यह कितनी गैरजिम्मेदाराना हरकत है कि उसने दुआनमू जिन पर सार्वजनिक रूप से इस तरह चिल्लाने की हिम्मत की। सचमुच दुआनमू जिन इतना गुस्से में था कि वह बुरी तरह कांप रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और लू मिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम छोटे कमीने, तुमने अभी क्या कहा? वाह, तुम भी बहरे हो। लगता है तुमने सचमुच कुत्ते जैसी जिंदगी जी है। लू मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। मैं तुझे मार डालूंगा, छोटे कमीने। दुआनमू जिन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने लू मिंग पर एक मुक्का मारा। वहीं रहो। जी कुंग की मुट्ठी दुआनमू जिन की मुट्ठी से टकराए। बूम! धमाके के कारण शी कुंग और दुआनमू जिन दोनों पीछे की ओर लड़खड़ा गए। दफा हो जाओ, जी कुंग, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, दुआनमू जिन चिल्लाया। मुझे डर था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जी कुंग टस से मज नहीं हुआ। बूम! तभी आकाश से अत्यधिक दबाव आया। दबाव इतना अधिक था कि ऐसा लगा मानो उसकी गहराई समुद्र की तरह अथाह हो, जिससे शी कुंग और दुआनमू जिन दोनों लकवाग्रस्त हो गए। चांदी के वस्त्रधारी बुजुर्ग दोनों चौंक गए। आकाश में एक नाराज बूढ़ा व्यक्ति उनके ऊपर मंडरा रहा था और फटकारते हुए बोला, बेवकूफी है तुम दोनों की। सभी शिष्यों के सामने, जो मार्गदर्शक बड़े हैं, बेशर्मी से जानलेवा लड़ाई लड़ रहे हो। किस लिए? ताकि युवा पीढ़ी तुम्हारा मजाक उड़ाए? वरिष्ठ वांग लू मिंग ने दुआनमू जुए और बाकी लोगों की हत्या के लिए घृणित तरीके अपनाए। उसे बिना सजा के नहीं छोड़ा जा सकता। मेरा सुझाव है कि उससे उसका शिष्य चैंपियन का खिताब छीन लिया जाए। दुआनमू जिन ने चांदी के वस्त्रधारी वरिष्ठ की ओर मुट्ठी बांधते हुए कहा। हे, मैं भी तुमसे यही कहूंगा। दुआनमू जिन, क्या तुमने मुझे दुआनमू जुए और बाकी सबको घिनौने तरीके से मारते देखा? और तुम कहते हो कि तुमने कभी कुत्ते की तरह जिंदगी नहीं जी है? चूंकि लू मिंग पहले से ही दुआनमू परिवार का कट्टर दुश्मन था, इसलिए उसने जो चाहा वो कहा और दुआनमू जिनका बिना किसी रोक टोक के अपमान किया। उसे पूरा यकीन था कि शी कुंग और रजत वस्त्रधारी बुजुर्ग उसे कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बदतमीज मूर्ख! बड़ों का जरा भी सम्मान नहीं। दुआनमू जिन दहाड़ा, उसका समृद्ध शरीर अनियंत्रित क्रोध से कांप रहा था। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका मन कर रहा था कि लू मिंग को पीट पीट कर मांस का लोफ बना दे। तुम और तुम्हारी ये चीख पुकार, दुआनमू जिन, सच बोल दो। तुम बहाने बना रहे हो। सिर्फ 30 आध्यात्मिक क्रिस्टल के लिए तुमने एक नए प्रतिभाशाली शिष्य पर आरोप लगाया और उसे कुचल दिया। ये तो मेरे लिए बिल्कुल पहली बार है। जी कुंग ने इस मौके का फायदा उठाकर उसका मजाक उड़ाया। तुम गुस्से और घबराहट से भरे दुआनमू जिन की छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी और वह लगभग खून की उल्टी करने वाला था। पास में खड़े बाकी सभी लोग मुंह खुला रखकर घूर रहे थे। हुआंग यू और शी होंग जैसे प्रतिभाशाली लोगों ने लू मिंग को एक अलग नजरिए से देखा। हालांकि उनकी पृष्ठभूमि उल्लेखनीय थी, फिर भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे सार्वजनिक रूप से किसी दुआनमू बुजुर्ग पर इस तरह चिल्ला सकें। लू मिंग इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों का प्रदर्शन कर रहा था। दुआनमू जिन ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांसें ली और चांदी के वस्त्रधारी बुजुर्ग की ओर मुट्ठी जोड़कर फिर कहा, वरिष्ठ वांग, मुझे यकीन है कि लू मिंग ने इतने कीमती धातु के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए घिनौने तरीके अपनाए होंगे। अगर उसे इस तरह प्रथम पुरस्कार जीतने दिया गया, तो मुझे डर है कि अन्य नए शिष्यों को मनाना मुश्किल होगा। मेरा सुझाव है कि हम उसकी क्षमताओं का परीक्षण करें। अगर वो पास हो जाता है, तो मैं उसे शिष्य चैंपियन घोषित कर दूंगा। बिल्कुल नहीं, एल्डर वांग। नए प्रशिक्षु परीक्षण में हमेशा से ही रैंकिंग निर्धारित करने के लिए अंकों का उपयोग किया जाता रहा है, और अंक प्राप्त करने के तरीके पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं रहा है। शी कुंग ने जल्दी से आपत्ति जताई। दुआनमू जिन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, यह मत भूलो, जी कुंग, पिछले सभी प्रशिक्षु चैंपियनों को उनकी क्षमताओं के लिए सार्वजनिक रूप से मान्यता मिली थी। यहां तक कि जो भाग्यशाली थे, उनकी क्षमता भी सिद्ध हुई थी। लेकिन ये लू मिंग, ये कहां से आया है? यह क्या कर सकता है? उनके शब्दों में घोर तिरस्कार झलक रहा था। ओह, दुआनमू जिन, तुम उसका परीक्षण कैसे करना चाहोगे? चांदी के वस्त्रधारी बुजुर्ग ने सोचा। बहुत आसान है, बाहर आ जाओ, दुआनमू ताओ, दुआनमू जिन ने हाथ हिलाते हुए आदेश दिया। तभी, जहां पुराने प्रशिक्षु बैठे थे, वहां से एक युवक बाहर निकला। दुआनमू जिन ने उस युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, इस बार नए शिष्यों में सबसे उच्च साधना स्तर चतुर्थ श्रेणी के मास्टर स्तर का है।
जो बिल्कुल दुआनमू ताओ के साधना स्तर के बराबर है। यदि लू मिंग दुआनमू ताओ को हरा देता है तो मैं उसके शिष्य चैंपियन के खिताब को स्वीकार कर लूंगा, यदि नहीं तो मेरा सुझाव है कि लू मिंग से उसका प्रथम स्थान छीन लिया जाए। जिया कुंग के चेहरे के भाव बदल गए। मैं आपत्ति करता हूं। दुआनमू ताओ तीसरे वर्ष का प्रशिक्षु है। भले ही उसकी साधना चौथी श्रेणी के मास्टर स्तर की हो, लेकिन एक नए प्रशिक्षु का 3 साल से प्रशिक्षित व्यक्ति से लड़ना उचित नहीं है। अगर आप में वो काबिलियत नहीं है तो खुलकर कह दीजिए। अप्रेंटिस चैंपियन का खिताब उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं, दुआनमू जिन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। ठीक है, मैं कर दूंगा, लू मिंग ने अचानक सहमति जताते हुए कहा। अध्याय 49, सावधान रहो वरना चोट लग सकती है। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। लू मिंग चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए बाहर निकला। जिया कुंग के चेहरे के भाव फिर से बदल गए और उन्होंने आग्रह किया, जल्दबाजी मत करो, लू मिंग। वर्मिलियन बड हॉल ने आखिरकार इस साल अप्रेंटिस चैंपियन का खिताब जीत लिया, इसलिए शी कुंग को उम्मीद थी कि मिस्टिकल स्वॉर्ड सेक्ट के प्रबंधन से लोकप्रियता में जबरदस्त वृद्धि होगी और संसाधनों का बेहतर आवंटन होगा। वो लू मिंग को इतनी जल्दबाजी में पहला स्थान गंवाने नहीं दे सकता था। लू मिंग मुस्कुराया और शी कुंग से कहा, चिंता मत करो एल्डर शी, मैं तो बस दुआनमू का एक साधारण शिष्य हूं जिसकी साधना का समय थोड़ा लंबा है, बस इतना ही। तो क्या हुआ? फिर उन्होंने दुआनमू जिन की ओर मुड़कर पुष्टि की, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, दुआनमू जिन। बहुत खूब। लू मिंग द्वारा चुनौती स्वीकार किए जाने पर दुआनमू जिन खुशी से झूम उठा। उसने एक बार फिर चांदी के वस्त्रधारी बुजुर्ग की ओर मुट्ठी जोड़कर कहा, वरिष्ठ वांग, लू मिंग ने स्वयं कहा है कि वो ये करेगा, कृपया इसकी अनुमति दें। एल्डर वांग ने सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है, तो आपकी इच्छा के अनुसार ही किया जाएगा। धन्यवाद एल्डर वांग। दुआनमू जिन अपनी खुशी को मुश्किल से रोक पा रहे थे। उन्होंने दुआनमू ताओ की ओर मुड़कर कहा, ध्यान से सुनो दुआनमू ताओ, लू मिंग शिष्य चैंपियन का उम्मीदवार है। वो बहुत प्रतिभाशाली है, इसलिए तुम्हें बाद में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, समझे? समझ गया, चिंता मत करो एल्डर जिन। दुआनमू ताओ के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी जब वह लू मिंग की ओर मुड़ा। लू मिंग, तुम्हारे पास अभी भी आत्मसमर्पण करने का समय है, वरना जब मैच शुरू होगा तो सावधान रहना, वरना बाद में चोट लग जाएगी। मुझे पहले से चेतावनी न देने के लिए दोष मत देना। दुआनमू जिन करीब 10 मीटर पीछे हटकर दुआनमू ताओ से बोला, हिम्मत मत हारो। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्य चैंपियन को सक्षम और अपने काम में माहिर होना चाहिए। वो कोई निकम्मा नहीं होना चाहिए जो सिर्फ किस्मत के भरोसे टिका रहे। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। चेहरे पर एक भयावह मुस्कान लिए दुआनमू ताओ ने अचानक हरकत की। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और लू मिंग की ओर वार किया। स्वाइश स्वाइश, पलक झपकते ही बेर के फूलों जैसी दिखने वाली तलवार की रोशनी की 9 किरणें उसकी तलवार के शरीर से निकली और लू मिंग को पूरी तरह से घेर लिया। ये स्वर्गीय बेर फूल तलवार तकनीक है, जो एक श्रेष्ठ पीले स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक है। वर्षों के अथक प्रशिक्षण और साधना के बाद दुआनमू ताओ अंततः चौथे चरण तक पहुंच गया है। एजियो ड्रैगन हॉल के मार्गदर्शक बुजुर्ग ने आंखों में चमक के साथ टिप्पणी की। बुरा नहीं है, भले ही दुआनमू ताओ की साधना का स्तर औसत दर्जे का ही है, लेकिन मार्शल आर्ट तकनीकों के प्रति उसकी समझ काफी अच्छी है। कुछ ही वर्षों में सुपीरियर येलो लेवल मार्शल आर्ट तकनीक को इस स्तर तक पहुंचा पाना उसकी प्रतिभा का प्रमाण है। दुआनमू जिन की यह योजना कितनी चतुर है कि उसने दुआनमू ताओ को लू मिंग से लड़ने के लिए भेजा। मुझे डर है कि नए शिष्यों के इस समूह में कोई भी दुआनमू ताओ का मुकाबला नहीं कर सकता, ओनिक्स टोरिटोइस हॉल के मार्गदर्शक गुरु ने आगे कहा। अहंकारी जी कुंग ने अपनी मुठियां कसकर भींच ली और उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। हे, दुआनमू जिन मुस्कुराए। उसी समय लू मिंग के चेहरे पर भी वैसी ही मुस्कान दिखाई दी। वो अपनी जगह पर डटा रहा। क्लैंग, बिजली की तरह तेज गति से एक तलवार निकली। ये सब बहुत तेजी से हुआ। पलक झपकते ही बिजली की तरह तेज तलवार की रोशनी अपने लक्ष्य तक सबसे पहले पहुंच गई, हालांकि उसे बाद में छोड़ा गया था। जैसे ही तलवार की ठंडी नोक दुआनमू ताओ के चेहरे के पास पहुंची, उसके दिल की गहराई में भय का भाव उमड़ आया। पीछे हटना। बिना किसी झिझक के दुआनमू ताओ उन्माद में पीछे हट गया। उसकी तलवार से निकलने वाली प्रकाश की आकृति पल भर में गायब हो गई। दुआनमू जिन के चेहरे पर मुस्कान थम सी गई। क्या शानदार तलवार है! ये भी एक श्रेष्ठ पीले स्तर की तलवारबाजी तकनीक है, एजियो ड्रैगन हॉल के मार्गदर्शक बुजुर्ग ने अपने चेहरे के भाव बदलते हुए कहा। जी हाँ, ये चमकीली तलवार तकनीक है,
जो एक श्रेष्ठ पीले स्तर की तलवार तकनीक है। मुझे लगता है कि लू मिंग कम से कम चौथे या पांचवें चरण में है, ओनेक्स टोरटोइस हॉल के मार्गदर्शक बुजुर्ग ने कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वन जियाकुंग बेहद खुश था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लू मिंग, जो अभी नया ही शिष्य था, मार्शल आर्ट में इतनी अद्भुत महारत हासिल कर लेगा। क्या यही वो मार्शल आर्ट तकनीक है जिसके लिए तुमने कई सालों तक लगन से अभ्यास किया है, दुआनमू ताओ? क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? कितनी शर्म की बात है। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। धिक्कार है। एक और चाल, दुआनमू ताओ दहाड़ा। उसका शरीर कई मायावी आकृतियों में बदल गया जिन्होंने एक साथ लू मिंग पर हमला किया, और उसकी तलवार से तलवार ऊर्जा का एक तूफान फूट पड़ा। दुआनमू ताओ ने लगातार 7-8 तलवारों की शक्ति से वार किए, और ये सभी वार लू मिंग पर लक्षित थे। तुम्हारी तलवार तेज है तो क्या हुआ, वह अपनी शक्तिशाली ऊर्जा से लू मिंग को दबा देगा? मैं तुम्हारे साथ खेल खेलना बंद कर रहा हूं, लू मिंग ने बुदबुदाते हुए कहा। फिर उसकी लंबी तलवार ने अचानक वार किया। जिंग! तलवार ऊर्जा की एक किरण पूरे क्षेत्र में फैल गई। ये दुआनमू ताओ की तलवार ऊर्जा से कहीं अधिक तीव्र थी। लू मिंग के तृतीय श्रेणी के मास्टर स्तर में प्रवेश करने के बाद उसकी आवश्यक ऊर्जा का द्रव्यमान पहले से ही दुआनमू ताओ से अधिक था। दुआनमू ताओ की तलवार की ऊर्जा कुछ ही झटकों में बिखर गई। इसके तुरंत बाद लू मिंग ने अपने बाएं हाथ से एक जोरदार मुक्का मारा। ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी। वो प्रहार सीधे दुआनमू ताओ के दांतियान पर लगा। टक्कर के प्रभाव से दुआनमू ताओ दर्द से चीख उठा और उसका शरीर पीछे की ओर उछलकर जमीन पर जोर से गिरा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने बहुत सारा खून उगला। मौन। पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। 2 चालें। दुआनमू ताओ को हराने के लिए लू मिंग को सिर्फ 2 चालों की जरूरत पड़ी। यह एक पूर्ण विजय थी। क्या यह वाकई एक नए शिष्य की युद्ध क्षमता थी? मेरी ची चक्रवात, मेरी साधना। लू मिंग, क्या तुमने मेरी साधना को नष्ट कर दिया? दुआनमू ताओ ने तीखी चीख मारी। लू मिंग द्वारा मारा गया मुक्का इतना शक्तिशाली था कि उसने दुआनमू ताओ के दांतियान में मौजूद क्यूई चक्रवात को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बूम! लू मिंग, दुआनमू जिन से फूटती ठंडी, जानलेवा मंशा सीधे लू मिंग की ओर निर्देशित थी। एक ही छलांग में जी कुंग ने आगे बढ़कर दुआनमू जिन को उसके रास्ते में रोक दिया। दफा हो जाओ, जी कुंग, मैं उस छोटे कमीने को खत्म कर दूंगा। दोस्ताना मैच में उसने इतना जोरदार वार कैसे कर दिया? उसका चरित्र ही खराब है, उसे मार डालना चाहिए। दुआनमू जिन चिल्लाया। दुआनमू ताओ ने कहा था, मैच शुरू होते ही सावधान रहना, वरना बाद में चोट लग जाएगी। मुझे लगा कि मैंने संयम बरतकर और उसकी जान बचाकर अच्छा काम किया, लेकिन धन्यवाद देने के बजाय तुम मुझ पर बुरे चरित्र का आरोप लगा रहे हो। मुझे लगता है कि बुरे चरित्र वाला व्यक्ति तुम हो, लू मिंग ने ऊंची आवाज में कहा। भाड़ में जाओ, छोटे कमीने। दुआनमू जिन का सब्र टूट गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वह अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था। बस बहुत हो गया। चांदी के वस्त्रधारी बुजुर्ग ने हाथ हिलाया और ऊर्जा का एक झोंका निकला, जिससे जी कुंग और दुआनमू जिन पीछे की ओर लड़खड़ा गए। कृपया, आपको दुआनमू ताओ को न्याय देना होगा, एल्डर वांग, दुआनमू जिन चिल्लाया। एल्डर वांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बस करो, दुआनमू जिन, द्वंद्व युद्ध में कुछ भी निश्चित नहीं होता। चोटें लगना तय है। बेवजह इतना हंगामा मत करो। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए रजत वस्त्रधारी वरिष्ठों को संप्रदाय के नेता द्वारा सीधे परीक्षा की देखरेख के लिए भेजा गया था। वे किसी भी समूह से संबंधित नहीं थे, इसलिए वे किसी का पक्ष नहीं लेंगे। एल्डर वांग लू मिंग की क्षमताओं और प्रतिभा को देखकर बेहद प्रसन्न हुए। आखिरकार, इसका मतलब था कि मिस्टिकल स्वॉर्ड सेक्ट में एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति शामिल हो गया था। साथ ही, वे दुआनमू जिन से नाराज भी थे, जिसने अपने निजी स्वार्थ के लिए लू मिंग को मारने की कोशिश की थी। इस मैच ने लू मिंग की क्षमताओं को साबित कर दिया है, और चूंकि मिडनाइट हिल से अधिकांश लोग बाहर हैं, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि पहला स्थान लू मिंग का है। एल्डर वांग ने बिना समय बर्बाद किए घोषणा की। धिक्कार है। दुआनमू जिन गुस्से से उबल रहा था। वह जानता था कि उस दिन वो लू मिंग को सबक नहीं सिखा सकता। देखते हैं तुम कितने घमंडी बने रह सकते हो, लू मिंग। जो लोग दुआनमू परिवार के खिलाफ जाते हैं उनका अंत कभी अच्छा नहीं होता, उसने मन ही मन कोसते हुए कहा। कुछ ही दूरी पर शी होंग, हुआंग यू और बाकी लोग लू मिंग को हैरानी से देख रहे थे। लू मिंग की क्षमताएं उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थीं। उन्हें पूरा यकीन था कि दुआनमू जुए की मौत उसी के हाथों हुई थी। वे मन ही मन खुश थे कि वे आधी रात की पहाड़ियों में लू मिंग के पीछे नहीं गए, वरना वे मारे गए होते।
30 आध्यात्मिक क्रिस्टल, भुगतान करो। दुआनमू जिन। जी कूंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए दुआनमू जिन की ओर कदम बढ़ाया। क्लैक क्लैक क्लैक। दुआनमू जिन ने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि वे आपस में रगड़ खाकर शोर मचाने लगे। सबके सामने वह बच नहीं सकता था, इसलिए उसने दर्द सहते हुए 30 आध्यात्मिक क्रिस्टल शी कूंग को सौंप दिए। जिया कूंग संतुष्टि से हंस पड़ा। एल्डर वांग द्वारा रैंकिंग की घोषणा करने का समय समाप्त हो गया था। हुआंग यू दूसरे स्थान पर है और शी होंग तीसरे स्थान पर है। नामों और स्थानों की घोषणा अलग अलग की गई। 131 अंकों के साथ फेंग वू 22वें स्थान पर रही। घोषणा पूरी होने के बाद एल्डर वांग ने हाथ हिलाते हुए कहा, अब यह नए शिष्य की परीक्षा का अंत है। संप्रदाय में वापस जाने के बाद जिन लोगों को पुरस्कार मिले हैं वे अपनी पहचान के लिए ज़ैड के टुकड़े तैयार होने पर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आप जा सकते हैं। अध्याय 50। पुरस्कार प्रदान करना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। वर्मिलियन बड हॉल में सभी नवनियुक्त प्रशिक्षु प्रशिक्षण मैदान में एकत्रित हुए। जी कूंग, जो मार्गदर्शक बुजुर्ग है, उनके अलावा मंच पर वर्मिलियन बड हॉल के कुछ अन्य बुजुर्ग और एक सिल्वर रोब्ड बुजुर्ग भी मौजूद थे। प्रत्येक बुजुर्ग के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान छाई हुई थी। हम आपको आपकी पहचान बताने वाले ज़ैड के टुकड़े नहीं देंगे। आपकी व्यक्तिगत जानकारी और आपके संप्रदाय के योगदान अंक आपकी पहचान बताने वाले ज़ैड के टुकड़ों में होंगे। यदि आपको अपने संप्रदाय के योगदान अंकों का उपयोग करने की आवश्यकता हो तो आप लेन देन के लिए ज़ैड के टुकड़ों का उपयोग कर सकते हैं। वन चांदी के वस्त्रधारी बुजुर्ग के हाथ में ज़ैड का एक टुकड़ा था। उन्होंने आगे कहा, भले ही हमारे समग्र परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन लू मिंग 8 लंबे वर्षों के बाद पहली बार शिष्य चैंपियन बनकर उभरा है। उसने वर्मिलियन बड हॉल का नाम रोशन किया है, इसलिए इस बार हम वर्मिलियन बड हॉल में उसे उसके मूल पुरस्कार 5000 संप्रदाय योगदान अंक और एक आत्मा संघनन फल के अतिरिक्त 2000 संप्रदाय योगदान अंक और दे रहे हैं। आओ और अपना पुरस्कार ले लो। लू मिंग। जैसे ही बड़े ने अपनी बात समाप्त की, सबकी निगाहें लू मिंग पर टिक गईं। कुछ निगाहें ईर्ष्या से भरी थीं, कुछ जलन से और कुछ प्रशंसा से। उनमें से यिन काई की आंखों में द्वेष झलक रहा था। केवल वही जानता था कि वह क्या करने वाला है, क्योंकि उसकी आंखें लगातार चारों ओर देख रही थीं। लू मिंग अपनी पहचान बताने वाली ज़ैड की वस्तु और एक और ज़ैड बॉक्स लेने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसकी चेतना ज़ैड के टुकड़े में समाहित हुई, उसके सामने शब्दों की एक पंक्ति प्रकट हुई। लू मिंग, 15 वर्ष, फायरी विंड सिटी का नागरिक, वर्मिलियन बड हॉल, मिस्टिकल स्वॉर्ड सेक्ट का कांस्य प्रशिक्षु। निवास, कमरा 1, आंगन 29, संप्रदाय योगदान अंक 7000। जानकारी अत्यंत विस्तृत थी और उनके निवास स्थान को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था। ज़ैड के डिब्बे के अंदर आत्मा को संघनित करने वाला पल था। धन्यवाद, एल्डर। लू मिंग ने मुट्ठी जोड़कर अभिवादन किया और फिर मंच से नीचे उतर गया। अन्य प्रशिक्षुओं ने अपनी पहचान के लिए ज़ैड के टुकड़े एकत्र किए। जब सबका काम पूरा हो गया तो वे अलग अलग रास्तों पर चले गए और लू मिंग वर्मिलियन बड पीक की ओर रवाना हो गया। बादलों के पार भव्य वर्मिलियन बड पीक शान से खड़ी थी। चोटी घने जंगलों से ढकी हुई थी। इन जंगलों में पाई जाने वाली खूबसूरत वनस्पतियों और जीवों के साथ ये धरती पर स्वर्ग के समान प्रतीत होता था। अपने चरम समय के दौरान वहां अनगिनत खूबसूरत आंगनों से भरा एक स्थान था। ये वर्मिलियन बड हॉल के प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास थे। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी समृद्ध और सघन है, ये सामान्य प्रशिक्षुओं के क्षेत्र से कम कई गुना अधिक घनी है। इसीलिए तो हर कोई कांस्य प्रशिक्षु बनने के लिए होड़ कर रहा था। मैंने सुना है कि सिल्वर अप्रेंटिस, कुछ बुजुर्ग और हॉल मास्टर पहाड़ की चोटी के करीब रहते हैं और वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा अभी की तुलना में कहीं अधिक सघन है। लू मिंग अपने निवास की ओर जाते हुए सोच विचार कर रहा था। आंगनों के द्वारों पर क्रमांक लिखे हुए थे, इसलिए उसने आंगन संख्या 29 को बहुत जल्दी ढूंढ लिया। इसमें एक काफी बड़ा आंगन था जिसके बीच में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए एक खुला स्थान था। साथ ही 3 कमरे भी थे। बीच वाले कमरे को 1 नंबर दिया गया था, जबकि अन्य कमरे क्रमशः कमरा नंबर 2 और 3 थे। लू मिंग कमरा नंबर 1 की ओर बढ़ा, जहां उसे एक साधारण पलंग और एक मेज दिखाई दी। यह एक बेहद सादा सा कमरा था। मेज पर एक पुस्तिका रखी थी जिसमें रहस्यमयी तलवार संप्रदाय और प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य के बुनियादी दिशानिर्देशों और घटनाओं का वर्णन था। पन्ने पलटने के बाद लू मिंग ने पुस्तिका को एक तरफ रख दिया। कदमों की आहट सुनकर वह दरवाजे से बाहर निकल गया। लगभग 15-16 वर्ष का एक हट्टा कट्टा युवक अंदर आया।
उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और भौहें घनी थीं, और उसने अपनी पीठ पर हथेली से भी चौड़ी तलवार टांग रखी थी। उसने लू मिंग को हैरानी से देखा और तुरंत खुशी से झूम उठा। सीनियर ब्रदर लू मिंग, आपको भी आंगन 29 में कमरा मिला है। हाँ हाँ, बढ़िया, अब हम साथ रहेंगे, हटे कट्टे युवक ने खिलखिलाते हुए कहा। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप बहुत दयालु हैं भाई। मैं आपको कैसे संबोधित करूं? मेरा नाम पैंग शी है, मैं सीफ्रंट सिटी का एक शिकारी हूं। उस हटे कट्टे युवक ने उत्साहपूर्वक अपना परिचय दिया। अपने संक्षिप्त परिचय से लू मिंग समझ गया कि पांग शी सीफ्रंट सिटी के एक शिकारी परिवार का बेटा है और उसमें अलौकिक शक्ति है। 14 साल की उम्र में जब उसकी रक्त नसें जागृत हुई, तब उसके परिवार ने उसे परीक्षण और प्रवेश के लिए रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में भेज दिया। पांग शी का चयन हो गया और उसने कांस्य प्रशिक्षु बनने की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इस शिकारी के लड़के को देखकर लू मिंग ने सोचा कि पांग शी दिखने में जितना लगता है उससे कहीं अधिक है, क्योंकि एक सामान्य शिकारी के लड़के के लिए पहली बार में ही नए प्रशिक्षु के रूप में दाखिला लेना और परीक्षा पास करना इतना आसान नहीं होता। मैं थोड़ा नासमझ हूं, इसलिए कृपया मुझे आसपास घुमाएं, सीनियर ब्रदर लू मिंग, पांग शी ने अपने सिर के पीछे खुजली करते हुए कहा। क्या आप उससे आपको आसपास घुमाने के लिए कह रहे हैं? मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप मेरे साथ घुल मिल जाएं। हरे वस्त्र पहने एक आकर्षक युवक आंगन से अंदर आया। दुबला पतला ये युवक गोरे रंग का था और उसकी आंखें लंबी और पतली थीं। उसके व्यक्तित्व में एक अनियंत्रित जंगलीपन झलक रहा था। हरे वस्त्रधारी युवक अंदर आया और बिना किसी चेतावनी के लू मिंग का उपहास उड़ाते हुए बोला, लू मिंग, ये याद रखना, मेरा नाम हुआ ची है। तुम्हारा शिष्य चैंपियन होना यहाँ कोई मायने नहीं रखता। चूंकि हम दोनों ही रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में नए हैं, इसलिए मैं 1 साल में तुमसे आगे निकल जाऊंगा। भोला भाला मूर्ख, कितना अजीब नाम है, पेंगशी ने आश्चर्य से जवाब दिया, और हुआ ची की बाकी सारी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हरे वस्त्रधारी युवक अकड़ गया। क्या बकवास कर रहे हो, बड़े मूर्ख, मेरा नाम हुआ ची है। हुआ ची, मैं कोई भोला भाला बेवकूफ नहीं हूं। अब भी तुम भोले भाले हो, है ना, सीनियर ब्रदर लू मिंग? हैरान होकर पांग शी ने उलझन में अपने सिर के पीछे खुजली की। लू मिंग अपनी हंसी नहीं रोक सका और बोला, तुम सही कह रहे हो पांग शी, मैंने भी एक भोले भाले मूर्ख की बात सुनी थी। तुम गंवार लोग बस देखते रहो। मेरा नाम हुआ ची देखते ही देखते पूरे रहस्यमयी तलवार संप्रदाय और यहां तक कि पूरे धधकते सूरज साम्राज्य को हिला देगा। हुआ ची की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था जब वह लू मिंग और पांग शी को नजरअंदाज करते हुए गुस्से में कमरे नंबर 2 में दाखिल हुआ। लू मिंग मुस्कुराया और पांग शी से इजाजत लेकर अपने कमरे में वापस चला गया। मास्टर स्तर पर पहुंचने के बाद से लू मिंग की साधना निरंतर सार तत्वों के सेवन से बढ़ती गई। हालांकि इससे उसकी नींव थोड़ी कमजोर हो गई और उसकी आवश्यक ऊर्जा दूषित और अपरिष्कृत हो गई। उसे रुककर अपना आधार तैयार करने और अपनी आवश्यक ऊर्जा को विकसित करने के लिए समय देना पड़ा। कमजोर बुनियाद एक बहुत बड़ी समस्या थी जो भविष्य में उसकी साधना की प्रगति को प्रभावित करेगी। ये लू मिंग को अगले स्तर तक पहुंचने से रोकेगी और उसकी साधना यात्रा रुक जाएगी। यहां तक कि अधिक सार तत्व को भस्म करने के लिए आत्मा भक्षी शब्द रक्त मेरिडियन का होना भी व्यर्थ होता। लू मिंग ने ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक का अभ्यास किया और उनके डेंटियन में क्यूई चक्रवात लगातार घूमता रहा, जिससे ड्रैगन के आकार की आवश्यक क्यूई की छोटी छोटी धाराएं उत्पन्न हुई, जो उनकी नाड़ियों से होकर बहती रहीं और उनकी आवश्यक क्यूई में मौजूद अशुद्धियों को बार बार शुद्ध करती रहीं। 6 घंटे बाद लू मिंग ने अपनी आंखें खोली। यदि यही सिलसिला जारी रहा तो 10 दिनों में मेरी साधना और भी दृढ़ और सुदृढ़ हो जाएगी। फिर मैं ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक के द्वितीय चरण में प्रवेश करूंगा। मास्टर क्षेत्र में मेरी बढ़त कम होती जा रही है। ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक की साधना के द्वितीय चरण तक पहुंचने पर ही मैं उच्च युद्ध शक्ति प्राप्त कर सकता हूं। ब्लड मिस्ट रॉक्स के अलावा मेरे पास द्वितीय चरण की ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक के लिए आवश्यक 3 में से 2 आवश्यक सामग्रियां हैं। मैं 2 दिन में कंट्रीब्यूशन हॉल जाऊंगा और देखूंगा कि उनके पास ब्लड मिस्ट रॉक्स हैं या नहीं, लू मिंग ने सोचा। उसने परीक्षा में हुई घटनाओं पर विचार किया, फिर उसने अपनी कमियों के बारे में निष्कर्ष निकाला और आगे की साधना की दिशा निर्धारित की।